हाँ जी, तो going to share the screen first. I hope the screen is visible to everyone. ठीक है, आप सबको स्क्रीन विजिबल दिख रहा है ना? सबको स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, ओके। सो नाउ यहाँ पे जो टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं दैट इज ऑब्वियसली मेटास्प्लॉइट। सो या फिर आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क बोलिए, ठीक है। मेटास्प्लॉइट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इससे आपके क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बहुत सारे सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस देंगे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे जो इससे रिलेट करते हैं पोस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, जो मेथडोलॉजीज हैं या एक्सप्लॉयटेशंस हैं या जो भी ऑक्सिलरी है, स्कैनर्स हैं, ये सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस में। तो मैं मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये बढ़िया से आपको समझाया जाए ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत बेसिक से समझ में आ जाए एंड आप अच्छे से इसको खुद से भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट करने से पहले कुछ की टर्म्स हैं जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जिससे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। दैट इज़ एवरीवन हैव शुड हैव हर्ड, सबने सुना तो होगा। अब कितनों को क्या पता है आई डोंट नो। सबसे पहला जो टर्म है आपका वो है वल्नरेबिलिटी। सबसे पहला टर्म है वल्नरेबिलिटी। दूसरा टर्म है एक्सप्लॉइट। ये पी है, बस सही से लिखा नहीं है। थर्ड इज पेलोड। ये तीन टर्म है, वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट एंड पेलोड। तीन बहुत ही सिंपल से टर्म्स हैं, बट इनका डेफिनेशन, इनके बारे में किनको किनको पता है, एक बार जरा हैंड रेज कर दीजिए तीनों के बारे में। ओके भैया, तो विवेक, हार्दिक, नमन, अभिषेक, मोहित थावड़े, मोहित गर्ग, रवि कुमार, ठीक है, बहुत लोगों को पता है। सो मैं जिसको बोलूँगा प्लीज़ वही आप लोग आंसर कीजिएगा, बाकी लोग चैट वोट में कुछ आंसर नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विवेक दास, आप बताइए कि एक्सप्लॉइट क्या होता है? हाँ हेलो सर, आवाज हाँ आ रही है? हाँ विवेक बोलो। अच्छा, एक्सप्लोर क्या होती है कि किसी बनवाली जो होती है बनवाली, तो उसके थ्रू होती है कि एक्सप्लोर करते हैं किसी भी मतलब सिस्टम को। ठीक, मतलब मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो मतलब ठीक है, कोई जाता हूँ नहीं, नहीं, बताना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। मोहित थावड़े, आप बताइए वल्नरेबिलिटी क्या होती है? सर वल्नरेबिलिटी मीन्स किसी कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम की वीकनेस। वीकनेस, जो वीकनेस पॉइंट होता है वो वल्नरेबिलिटी होता है। ठीक है, वीकनेस होता है ना, जी। ठीक है। नाउ इट्स अमित दुबे, आप बताइए पेलोड्स क्या होते हैं? प्योर भैया, कोई भी फाइल में कुछ भी मालवेयर इंजेक्ट करके भेजते हैं, उसको मॉडिफाई करना फाइल पे किसी भी। मैलवेयर इंजेक्ट करके मॉडिफाई, हम्म। ठीक है, ठीक है, ओके। हार्दिक बताइए आप, हाँ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब सर, आवाज आ रही है ना? हेलो। आ रही है। हाँ सर, एक्सपर्ट का मतलब सर ऐसा होगा कि अपन ने जो चीज रेडी कर रखी है उसी को चालू करना है। जैसे अपन ने कुछ अगर पेलोड का डाल रखा है तो उसको चालू करके अपना काम करना उस पर। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ सयान, यस सर। हाँ बताइए आप, पेलोड क्या होता है? पेलोड तो नहीं पता, वल्नरेबिलिटी पता है। एक्सप्लॉइट के बारे में? एक्सप्लॉइट मतलब वो वल्नरेबिलिटी को यूज करके हम सिस्टम में ठीक है, कुछ। वल्नरेबिलिटी के बारे में बताइए। वल्नरेबिलिटी मतलब सिस्टम में कुछ कमियां जिसको यूज करके हम सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, आप सबने आंसर किया। आप सब माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए वैसे भी।
चलो ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल सा एक बता देता हूँ आपको, सिंपल तरीके बता देता हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। सबसे पहले वल्नरेबिलिटी के बारे में जानते हैं कि वल्नरेबिलिटी एक्चुअली क्या होता है। तो एकदम बिल्कुल सही आंसर दिया था इसका कि एनी वीकनेस इन अ सिस्टम या नेटवर्क, कोई भी वीकनेस हुआ, कोई भी which can lead that system to get compromised। ये मैंने वैसे खुद से लिख दिया है, डेफिनेशन बना दिया है। वैसे डेफिनेशन आप भी बना सकते हो, आपको जब समझ में आ जाएगा कोई चीज़ तो कोई भी डेफिनेशन बनाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी तरह की वीकनेस, किसी भी सिस्टम में, किसी भी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी सर्वर में, किसी कंप्यूटर, किसी भी तरह के ऐसी डिवाइस, उसमें कोई वीकनेस है अगर, या कोई सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है, कोई हार्डवेयर भी है, कोई वेब एप्लीकेशन भी है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी है, कुछ भी है, वो वीकनेस ही वल्नरेबिलिटी कहलाता है, उसको हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। नाउ वल्नरेबिलिटीज आर और मे बी ऑफ मेनी काइंड्स, काफ़ी तरह के वल्नरेबिलिटीज हो सकते हैं, जो कि हम जब हमारा बग बाउंटी सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें हम डिटेल एक एक वल्नरेबिलिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने एसक्यूएल इंजेक्शन सुना होगा, आपने एक्सएसएस सुना होगा, आपने सीएसआरएफ सुना होगा, ठीक है, तो आपने एक्सएमएल इंजेक्शन सुना होगा। ये सब क्या है? ये सब वल्नरेबिलिटीज है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लॉइट क्या होता है। ये तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है मैं आपको रिलेशन के साथ समझा रहा हूँ। एक्सप्लॉइट्स क्या है ना, ये एक तरह के यू कैन से टूल्स या एक तरह के कमांड्स या एक तरह के पीस ऑफ कोड्स या प्रोग्राम्स, ऐसे टूल्स, ऐसे कमांड्स या ऐसे पीस ऑफ कोड्स जो वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज लेते हैं, यानी कि किसी भी सिस्टम के वीकनेस का एडवांटेज लेते हैं उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। टूल्स, कमांड्स या पीस ऑफ कोड्स which take advantage of vulnerabilities to attack a system या compromise a system। यानी कि एक्सप्लॉइट्स वही होते हैं, कोई भी टूल हो गया, कोई कमांड हो गया, कोई पीस ऑफ कोड हो गया, जो कि हमारे वीकनेस का फायदा उठाता है, किसी भी सिस्टम का जो वीकनेस है उसका फायदा उठाता है। जैसे कि मान लो सायान है, ठीक है, मान लो सायान है, तो सायान के अंदर एक वीकनेस है, मैं एक अज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ, वीकनेस है। वो वीकनेस क्या है कि वो सायान जो है बहुत इमोशनल है। मैं एक बंदा हूँ, मैं एक एक्सप्लॉइट हूँ मान लो, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके वीकनेस का फ़ायदा उठाऊँगा, मैं उसके इमोशनल होने का जो वीकनेस उसका फ़ायदा उठा के उसको इमोशनल फूल बना दूंगा। तो आई एम हियर द एक्सप्लॉइट who is taking advantage of the vulnerability that Cyan is possessing। Cyan के पास जो vulnerability है इमोशनल वाली, उसका मैं इमोशनल फूल बना रहा हूँ, उसको मैं एक्सप्लॉइट कर पा रहा हूँ, उससे मैं उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इमोशनल फूल बना के। बट मैं इमोशनल फूल बनाऊंगा तो किसी तरीके से बनाऊंगा, कोई तरीका होगा उसको बनाने का इमोशनल फूल, ठीक है। मान लो मैंने किसी के साथ यार मैंने क्या किया, मैंने बोला कि सयान यार मेरे भाई की एक्चुअली यार मेरे भाई को बहुत ज़्यादा अभी मतलब सेमेस्टर फ़ी देने हैं। सेमेस्टर फ़ी इज़ मान लो 60K, मेरे पास 40K तो है यार, बाकी 20K तू दे दे यार, वो नहीं तो उसका कॉलेज से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, वो कॉलेज उसको छोड़ना पड़ेगा, घर पे बैठाना। अब सयान तो है इमोशनल, तो सयान बोलेगा अरे यार दोस्त की मदद करनी चाहिए, मतलब ऐसे, तो वो 20K दे देगा। बट मैंने उससे झूठ बोला है, मतलब वैसे मैंने उसका इमोशनल नेचर उसका फ़ायदा उठाया, उसको एक्सप्लॉइट किया।
तो मैं एक्सप्लॉइट हूं, मैंने उसके वल्नरेबिलिटी मोशन को एक्सप्लॉइट किया, किस तरीके से किया, तो दैट इज द पेलोड, दैट इज द पेलोड। मैंने क्या किया, मैंने भाई का यूज किया, मैंने भाई का यूज किया, तो मैंने भाई नाम के पेलोड के थ्रू एक एक्सप्लॉइट का यूज करके, एक वल्नरेबिलिटी का यूज करके सिस्टम को यानी सैन को कॉम्प्रोमाइज कर लिया एक्सप्लॉइट करके, बस सिंपल। यानी सिंपल, भाई जो है वो पेलोड हो गया, भाई पेलोड, ठीक है, इमोशनल हमारी वल्नरेबिलिटी हो गई, ओके। एंड नेक्स्ट जो हमने उसको कॉम्प्रोमाइज किया वो हो गई हमारा एक्सप्लॉइट, सिंपल। तो पेलोड, अब कोई पूछे पेलोड क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन आप सिंपल से बता सकते हो। पेलोड क्या होता है, किसी भी तरह का मलिशियस कोड, सेट ऑफ मलिशियस कोड्स, ये लिख सकते हो आप, सेट ऑफ मलिशियस कोड, सेट ऑफ मलिशियस कोड्स, ठीक है, दैट गेट एग्जीक्यूटेड एट विक्टिम सिस्टम्स, एट विक्टिम सिस्टम्स इज कॉल्ड पेलोड। जो एग्जीक्यूट हो रहा है विक्टिम के सिस्टम पे, जिसके थ्रू आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो विक्टिम के सिस्टम को। एक्सप्लॉइट तो वो पीस ऑफ कोड था जिसने वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया और वो एक्सप्लॉइट बन गया। अब उस एक्सप्लॉइट को सिस्टम पे डिलीवर करने के बाद जो कोड रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसके थ्रू आप उस सिस्टम को कंप्रोमाइज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। भाई मेरे भाई को जरूरत है 20,000 की, 20,000 दे, ठीक है। भाई मेरे को भाई को 5,000 की और जरूरत है, तो भाई यहाँ पे पेलोड का काम कर रहा है। द ब्रदर इज एक्टिंग लाइक अ पेलोड which is exploiting the weakness in cyan. That is called payload, set of malicious code that gets executed at victim system. ये होता है, ओके। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये तीनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुआ पहले तो, कि वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट एंड पेलोड। एवरीबॉडी क्लियर? डेफिनेशन समझ में आ गई कि मतलब कोई पूछेगा तो बता तो सकते हो कि यहाँ तीनों क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है। वैसे इंटरनेट पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, बट स्टिल थोड़ा लेमन उसमें समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। चलो, नाउ हियर लेट मी सी वन थिंग, एक चीज़ मेरे को टेस्ट करना है। ये वाला किसी ने यूज़ किया है क्या, मतलब इसके बारे में मैंने सुना है, बट आई डोंट नो हाउ इट एक्चुअली। This is a web-based like whiteboard, जैसे, अच्छा, ओहो, सही है यार। ये इरेजर नहीं होता है क्या इसमें? पता नहीं यार, चलो हटाओ, इसको मैं बाद में कभी देखूंगा, मुझे लगा अच्छा होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट एंड पेलोड। नाउ यहाँ पे अब आते हैं मेन हमारे टॉपिक पे। बेसिकली ये भी उसी का पार्ट था जिसको कि हम बोल रहे हैं मेटा एक्सप्लॉइट, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आया भाई अभी? विकास कुमार दोरा, अरे भाई चलो।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पे हमें जानना है सबसे अच्छा, आप में से भैया कोई है जो मतलब कोई है भैया जो जिसका काली ओपन है अभी? किनका किनका काली ओपन है जरा बताइए। ओपन हो रहा है, ठीक है। आप लोग में जितने लोगों का नहीं ओपन है ना, वो प्लीज़ कष्ट कीजिए ज़रा एंड ओपन कीजिए, क्योंकि आप लोग फिर ऐसे यार लगता है जैसे कॉपी पेन लेके बैठ गए हो। मतलब ओपन कर लो, जितने का भी नहीं ओपन है ना प्लीज़ अभी ओपन कर लीजिए जल्दी से फटाफट, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ओपन कीजिए जल्दी, थोड़ा टाइम कम लगाइएगा, फटाफट बस पावर बटन दबा दीजिए, फटाफट ओपन कीजिए। विंडोज़ यूज़ ही नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, बट ऐसा मत करो यार, विंडोज़ भी यूज़ कर लिया करो कभी कभी। ठीक है, आई होप कि आप में से काफ़ी लोगों का काली ओपन हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले काली में आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे गाइस। तो सबसे पहले मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल अगर करना है आपको, जो कि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप ऐप लिस्ट के रेपोजिटरी में आप चेक कर सकते हैं, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, आई थिंक स्पेलिंग सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इसके आप रेपोजिटरी में है, यहाँ पे हाइफन ए लगा के एक बार देख लेते हैं, बोल रहा है तो यहाँ पे 2 है बेसिकली, ठीक है 2 है, जिसमें से एक जो है ऑलरेडी आपका जो है 6.2.9 वर्जन जो है ये इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अपग्रेडेबल है ये 6.9.22 जो भी है, जो भी वर्जन है, वट एवर वर्जन इज देयर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे भैया ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपको फिर भी इंस्टॉल करना है तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ऐप इंस्टॉल एंड मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, मेटास्प्लॉइट आजा भाई फ्रेमवर्क, ये कर दीजिएगा, आपका मेटास्प्लॉइट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। चलो ये तो इंस्टॉल कर लेंगे आप, सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे इसके बाद 2 चीज़ें हैं। एक जो पहली चीज़ कि मेटास्प्लॉइट का प्रो वर्जन भी आता है, इफ़ यू डोंट नो, उनमें कुछ कस्टम पेलोड वोलोड बनाने के ऑप्शंस आते हैं, कुछ और फीचर्स आते हैं, बट यकीन मानो मेटास्प्लॉइट का फ्री वर्जन जो है कम्युनिटी एडिशन मोर देन इनफ है आपके किसी भी तरह के काम के लिए, किसी भी तरह की सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए, या किसी भी तरह। प्रो वर्जन आते हैं यूज इंडस्ट्रियल केसेस में, इंडस्ट्रीज में उसको यूज किया जाता है बेसिकली। जहाँ पे आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें इन डेप्थ अगर आपको करनी है, कस्टम पेलोड्स वगैरह बनाने हैं, इवेशंस के कस्टम इवेशंस वगैरह के करने, इनकोडिंग्स वगैरह करने, वो सब के लिए यूज में आता है। जनरल पर्पस के लिए कोई भी एग्जाम में भी अगर आपसे पूछा जाता है, वो मेटास्प्लॉइट कम्युनिटी एडिशन का ही पार्ट होता है, नॉट अ प्रो एडिशन पार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये कि मेटास्प्लॉइट का GUI वर्जन भी है, अगर आपको नहीं पता तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्जन भी आता है भैया, ठीक है। सुनने में अजीब लग रहा है बट ऐसा रियल में है। आप अगर मेटास्प्लॉइट का के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, इफ यू गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेटास्प्लॉइट, ये हमारी मेटास्प्लॉइट की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे एक प्रो है और एक मतलब ये प्रो है, फ्री ट्रायल देते हैं, एंड एक नॉर्मल सा हमारा कम्युनिटी एडिशन है, ठीक है। 30 डे का आपका ट्रायल है। अगर आप चाहते हैं प्रो वाला यूज़ करना तो बिल्कुल यूज़ कीजिए, उसके लिए कोई आपको मना नहीं करके रखता, आप यूज कर सकते हैं ना। यहाँ पे गाइज आते हैं, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे आके आप डाउनलोड कर सकते हैं आप आराम से, एंड जो भी वर्जन आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इसके डिटेल्स वगैरह हैं, वो सब आप देख सकते हैं। इनका एक डॉक फाइल होगा मेटास्प्लॉइट डॉक्स का, इनकी वेबसाइट पे मेटास्प्लॉइट डॉक्स में जाइएगा तो आपको मेटास्प्लॉइट से रिलेटेड सारी जानकारी, जितनी भी जानकारी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। टोटल A to Z जानकारी जितनी भी आपको चाहिए वो सारा कुछ इन्होंने इसमें कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। सिंपल वैसे ही करना है आपको, मेटास्प्लॉइट फॉर विंडोज सर्च कर लीजिए एंड आपको एक इसका
ये रहा, यहाँ पे ये आ रहा है फ्री वाला, डाउनलोड पे आप क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड आप चलते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं हम रिलीजेस पे चलते हैं एक बार, ओके ये प्रीवियस इस पे चला गया, ठीक है कोई बात नहीं। मूव कर गया, कहाँ गया भाई? इतना कौन खोजेगा यार। इनका गया कहाँ भाई, गया कहाँ? इंस्टॉलर से हटा दिए इन्होंने। विंडोज वाला गया कहाँ भाई? लिंक किसी के पास नया वाला लिंक है क्या? नया वाला न्यू लिंक है क्या किसी के पास? न्यू लिंक जो है, एक सेकेंड गाइस। मिल तो नहीं रहा यार, वेयर इट इज। नहीं ये तो नाइटली इंस्टॉलर वाला जो है, मान लो ये तो मैक ओएस वाली है ना, मैक ओएस विंडोज़ का है डाउनलोड लेटेस्ट। विंडोज़ वाला कहाँ पे गया ये? अच्छा इन्होंने चेंज कर दिया, चलो ये रहा, ये विंडोज़ वाला है, इन्होंने इस पे लेके गए विंडोज़ डॉट मेटास्प्लॉइट पे लेके चले गए यहाँ से, ठीक है। तो ये वाली लिंक है, यहाँ पे मैं इसका लिंक भेज देता हूँ, आप लोग सेव कर लीजिएगा ताकि आप लोग के पास रहे। ये लिंक है, हालांकि वो अच्छा हाँ अभिषेक ने जो भेजा वही वाली लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका MSI जो है, जो वर्जन है MSI वर्जन विंडोज़ के लिए, वो डाउनलोड हो जाता है एंड इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। बट बिलीव मी जो आपका ये GUI वाला वर्जन है मेटास्प्लॉइट का, देखो अच्छा आप में से सबको पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग, अगर आपको GUI कोई एप्लीकेशन मिलती है तो वो ईजी होता है, ईजी टू यूज, राइट? मतलब आपको आसान लगता है थोड़ा सा कमांड लाइन से, सही सही बात है, सबको आसान लगता है अगर जो GUI अगर हम एप्लीकेशन यूज करते हैं कोई भी। बट मेटास्प्लॉइट का ऐसा GUI एप्लीकेशन है जिसको कोई यूज नहीं करता है जनरली। जब तक आप इसका प्रो वर्जन नहीं यूज कर रहे हैं मेटास्प्लॉइट का इंडस्ट्रीज में कमर्शियली, तब तक आप इसका GUI यूज करेंगे भी नहीं। कम्युनिटी में तो कोई भी आई थिंक नहीं काम करता है, यूज नहीं लेता है। तो इसके CLI जो है ना, उसमें जो फील है वो इसके GUI में नहीं है। स्टिल आप इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक आउट ऑन विंडोज बाय इंस्टॉलिंग द MSI पैकेज, इंस्टॉल कर सकते हैं, चेक आप कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे मेटास्प्लॉइट में सबसे पहली चीज कि मेटास्प्लॉइट है क्या। तो मेटास्प्लॉइट के बाद से अगर कोई पूछे तो मेटास्प्लॉइट एक फ्रेमवर्क है, एक टूल है जो किसी भी सिस्टम को स्कैन करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, पोस्ट एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज में लिया जाता है, विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट या वेरियस मॉड्यूल्स। Those modules contains exploits, payloads, auxiliaries, knobs, evasions, etc. 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 ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो।
नाउ सबसे पहले जो आपका मेटास्प्लॉइट है, इसमें कुछ स्टैंड अलोन टूल्स भी हैं, जैसे MSF वेनम। MSF वेनम एक स्टैंड अलोन टूल है मेटास्प्लॉइट के अंदर में, ठीक है। टूल का मतलब कि आप MSF वेनम का यूज करके आप दूसरी चीजें जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप पेलोड क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके साथ कुछ अदर एक्सप्लॉइट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बताऊंगा। उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने इंस्टॉल किया MSF मेटास्प्लॉइट को, तो 2 डायरेक्टरी आपकी क्रिएट होती है, 2 डायरेक्टरी। फाइल सिस्टम में चलेंगे, यहाँ पे आपके होम के अंदर यानी रूट के अंदर आप जाएंगे, तो यहाँ पे एक हिडन फाइल होती, हिडन डायरेक्टरी होती है .msf4। MSF4 या MSF6 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है वर्जन कौन सा है। .msf4 एक तो ये डायरेक्टरी आपकी है, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, इसमें सारे वो एम्प्टी दिखाएंगे, ठीक है। बट ये डायरेक्टरी होता है। अब ये क्यों एम्प्टी है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये ऑटोमेशन के लिए यानी ऑटोमेट करने के लिए होता है। कोई भी चीज आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो यू कैन मूव हियर, आप यहाँ पे मूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो काम करता है। तो एक तो ये डायरेक्टरी हो गई। दूसरी जो हमारी डायरेक्टरी है गाइस, वो हमारी होती है USR के अंदर में। आप जब चलेंगे स्लैश में फाइल सिस्टम में, तो USR के अंदर चलेंगे। USR के अंदर आप चलेंगे शेयर में, यहाँ पे आपको मेटास्प्लॉइट सर्च करना है एंड यू विल सी हियर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का एक डायरेक्टरी। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपके काम की हैं, ठीक है। इसमें जो आपके मेन काम की है, एक तो ये DB फोल्डर होता है, लाइक आप DB डेटाबेस के लिए है। इसको अभी हमें हमारी कोई ज़रूरत है नहीं इसकी। उसके बाद मेन जो है वो है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में आप आएंगे तो आपको वो सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे जो मेटास्प्लॉइट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स जनरली स्कैनिंग वगैरह करने के लिए, इनकोडर्स होते हैं इनकोडिंग करने के लिए, ताकि जो भी सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरसेस हैं उससे थोड़ा बचाया जा सके अपने पेलोड को। हालांकि इतना यूजफुल सिर्फ इनकोडर की मदद से सिर्फ इनकोड करके ऐसा नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा मानना ही बेकार है। दूसरा है इवेशन। जब इनकोडर से काम आप कर लेते हैं, नहीं हो पाता है, तो इवेशन मॉड्यूल्स आते हैं, थोड़ा और लीपअप होती है ऊपर से, अच्छी खासी फिनिशिंग के लिए आती है। फिर भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आपके हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो हमारा क्रिप्टर होता है, क्रिप्टर उसका यूज करते हैं, जो कि पेड आते हैं। फ्री वाले क्रिप्टर कोई भी फालतू होते हैं सारे, एक दो इक्का दुक्का कहीं काम कर जाएगा थोड़ा बहुत, तो बाद में फिर वो डिटेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं एक्सप्लॉइट्स, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने वाले मॉड्यूल्स। उसके बाद है नोप्स, जिनका काम है कुछ नहीं, नथिंग काम है। ये नथिंग फोन की तरह है, नथिंग काम। ये बेसिकली पेलोड को क्रैश करने से बचाने का एक तरीका है, या उनको उन पे मॉनिटर या फिर जो भी है पेलोड को क्रैश होने से बचाएगा, या फिर एक तरह से डू नथिंग। उसके बाद है पेलोड्स। पेलोड्स वही है जो बम फोड़ रहे हैं, आप एग्जीक्यूशन करा रहे हैं। एंड लास्ट में है पोस्ट मॉड्यूल्स, तो जो आपके सिस्टम कॉम्प्रोमाइज आपने कर लिए हैं, हैक कर लिए हैं आपने जिन सिस्टम को, तो उसके बाद अब आप उसको पोस्ट एक्सप्लॉइट करेंगे, यानी कि बैकडोर क्रिएट करेंगे, ठीक है। परसिस्टेंस लाएंगे ताकि आपका कोड, आपका एक्सप्लॉइट या आपका जो पेलोड है वो ऑटोमेटिकली रन कर जाए, बैकडोर क्रिएट हो जाए। अगर वो डिलीट पे हो जाए तो आप कहीं और से घुस जाओ, कुछ इस तरह की चीजें। सेशन टर्मिनेट भी हो आपका तो भी आप उसको एक्सेस कर पाओ, कुछ इस तरह की चीजें इसमें होती है। तो ये मॉड्यूल्स है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको एक चीज मिलेगी, जैसे एक्सप्लॉइट के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लॉइट के अंदर विंडोज के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स हैं, यहाँ पे देखो एंटीवायरस के एक्सप्लॉइट्स यहाँ पे। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे आरबी, ठीक है। आरबी ये सारे रूबी में कोडेड है, ये सारे रूबी में बनाए गए हैं, रूबी लैंग्वेज। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दीज थिंग्स कि आपको पाइथन, पर्ल, रूबी ये सब सीखना चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये सब रूबी में बनाए गए हैं एंड ये पूरे मॉड्यूल्स, पूरे जो मॉड्यूल्स हैं मेटास्प्लॉइट को आपको रूबी में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो कोई से भी मॉड्यूल है, यू विल सी द रूबी मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप अपना मैनुअल रूबी वाला कोई भी मॉड्यूल अगर आपको कहीं पे मिलता है तो आप उनको यहाँ पे लाके इसमें डाल के उसको यूज भी कर सकते हैं मेटास्प्लॉइट के साथ एडिशनली, ठीक है। तो ये था हमारा मॉड्यूल, ओके। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स हैं जो मतलब आपके काम आ सकते हैं, लाइक आई विल टेल सम ऑफ दीज कैन बी यूज्ड, जो हम थोड़े बहुत यूज़ करेंगे, ज़्यादातर वैसे काम के नहीं है। इसके बाद स्क्रिप्ट्स हैं हमारे, कुछ मीटर के कुछ स्क्रिप्ट्स हैं ये सब। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ये तो खैर पावरशेल का दूसरा है ये। यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्स फाइल होती है जो मेटास्प्लॉइट में आप पॉपुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक शेल का
RB फाइल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टूल्स हैं यहाँ पे जो कि बेसिकली अगेन रूबी में आपको काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ वेंडर्स वगैरह हैं, यहाँ पे और भी कुछ सपोर्टिंग फाइल्स वगैरह हैं, कुछ ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। नाउ ये तो आपने देखा मॉड्यूल्स के अंदर में ये सारी चीज़ें हैं। अब गाइज यहाँ पे कॉन्फिग नाम का एक फोल्डर है। कॉन्फिग में आप आएंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर है database.yml, एक database.yml.example। ये बेसिकली इसी का कॉपी है। अगर आपके पास database.yml नहीं है तो .example वाले फाइल को रीनेम करके .yml कर दीजिए, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। अब इसके अंदर गाइज आपके क्या होते हैं क्या नहीं वो मैं आपको थोड़ी देर में भी बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ मेटास्प्लॉइट को लॉन्च करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो है MSF कंसोल, ये कमांड। बट ये कमांड हम तब रन करेंगे गाइस जब हम तब रन करेंगे जब हम उसके पहले कुछ चीजें चेक कर लेंगे। सबसे पहली चीज है डेटाबेस को सेटअप करना। मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट करने से पहले डेटाबेस को सेटअप करने के लिए आपका एक यूटिलिटी है PostgreSQL, ठीक है। तो आपको PostgreSQL सर्विस को स्टार्ट करने पड़ेगी, जो कि डेटाबेस की सर्विस स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आप उसको मेटास्प्लॉइट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो Postgre सर्विस को स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपको लिखना है सर्विस PostgreSQL स्टेटस। पहले स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो भैया इनएक्टिव है बिल्कुल, तो हम इसको कर देंगे स्टार्ट। तो हमारा PostgreSQL सर्विस जो है वो हो जाएगा स्टार्ट। वापस से स्टेटस, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्टार्ट हो चुका है। नाउ इसके बाद अब आपको मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के डेटाबेस को चेक करना है कि उसकी क्या हालत है। तो उसके लिए कमांड होता है MSFDB, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क डेटाबेस स्टेटस। जब आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है ये एक्टिव है, ठीक है भैया, ये हमारा एक्टिव है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्टेटस एक्टिव है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब गाइज अगर मान लो अगर ये स्टेटस एक्टिव नहीं रहता या फिर अगर ये इनएक्टिव रहता तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपका कमांड होता है MSFDB init, MSFDB init, या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो, शायद हेल्प फाइल आपको दिख जाएगी। हाँ, MSFDB स्पेस init। अगर आपको नहीं पता तो सीधा हेल्प फाइल देख लीजिए, ठीक है। या हालांकि डायरेक्टली वैसे भी दिखा देता, बट ठीक है। तो यहाँ पे आप MSF init से स्टार्ट एंड इनिशियलाइज द डेटाबेस आप कर सकते हैं। री इनिट से डिलीट एंड री इनिशियलाइज, डिलीट से डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस को, स्टॉप कर सकते हैं यूजिंग स्टार्ट से स्टार्ट द डेटाबेस, सीधी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं, रन द डेटाबेस, स्टार्ट द डेटाबेस एंड रन MSF कंसोल, इस तरह से, ठीक है। तो भैया यहाँ पे अब आपको इनिट करना है, तो इनिट कर दिया हमने। इनिट करने पे ये लिख रहा है द डेटाबेस अपीयर्स टू बी ऑलरेडी कॉन्फिगर्ड। ऑलरेडी कॉन्फिगर्ड दिखा रहा है, यानी कि भैया ऑलरेडी हमारा कॉन्फिगर्ड है, ये दिखा रहा है। तो अच्छी बात है भाई, ऑलरेडी कॉन्फिगर्ड है तो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात क्या चाहिए। तो अब गाइज यहाँ पे बेसिकली DB, अच्छा ये यहाँ पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस कंप्लीट है। अब यहाँ पे एक बार फिर से वापस से चेक कर लेते हैं स्टेटस। यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे पोस्टग्रे चल रही है आपकी, बिल्कुल सही सब कुछ चल रहा है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे है इसकी, यूएसआर के अंदर, शेयर के अंदर, मेटास्प्लॉइट फिर कॉन्फिग के अंदर database.yml, जिसकी बात हमने अभी की थी। यानी इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपकी इस पूरी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन है। क्या कॉन्फ़िगरेशन है भाई, तो इसको भी देख लेते हैं वापस से। फाइल सिस्टम, यूएसआर, कॉन्फिग, एंड यहाँ पे हमारा है database.yml। इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। देखो मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। कहाँ गया भाई, कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। पहला डेवलपमेंट मोड, प्रोडक्शन मोड एंड टेस्ट मोड। टेस्ट मोड जो होते हैं जनरली कई सारे आपने देखा होगा, कई लोग कई बार आप में से कई लोग क्या होता है बग बाउंटी वगैरह करते हो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। अरे आ जा यार, छोटा ही हो जा तू। कई बार ये कौन से मोड में आ गया भाई,
1000 पता नहीं, चलो ठीक है, जो भी मोड है। कई बार यहाँ पे अच्छा हाँ ये ठीक है, ये सही था यार, ये कैसे हो गया ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि आप लोग बग बाउंटी करते हो, हंटिंग करते हो, ठीक है, तो आप लोगों को डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड मिलता है, बट वो टेस्ट डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड होता है कई बार। और कई लोगों को लगता है कि अरे यार मुझे तो डेटाबेस का यूजर नेम क्रेडेंशियल मिल गया, और वो रिपोर्ट भी कर देते हैं इनिशियल डेज ऑफ बग बाउंटी। जब कोई स्टार्टिंग करता है बग बाउंटी वगैरह में, तो कई जगह पे गिटहब जब वो रिकॉन करते हैं या किसी भी तरह का कोई भी रिकॉन फेज चल रहा होता है उनको, तो उनको कई बार कई कंपनीज के टेस्ट डेटाबेस का क्रेडेंशियल मिल जाता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, नॉट ऑफ द डेवलपमेंट या प्रोडक्शन, बल्कि टेस्ट का। अब वो खुश हो जाते हैं कि चलो अरे यार मुझे डेटाबेस का यूजर पासवर्ड मिल गया, अब क्या चाहिए, वो रिपोर्ट भी कर देते हैं। बाद में पता चलता है अरे यार नॉट एप्लीकेबल या वैसे हो गया, इन्फॉर्मेटिव पे बंद हो गया, क्योंकि ये टेस्ट वाले हैं। तो हमारे को टेस्ट वाले से कोई मतलब नहीं है, ये टेस्टिंग के लिए होते हैं। बेसिकली हमारा जो है ना मेन भैया, वो है हमारा ये डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन मोड। अगर आपका प्रोडक्शन मोड है तो डेवलपर्स के लिए तो ये है, हमारा प्रोडक्शन मोड है तो ये है। तो इसमें आपका एडाप्टर डेटाबेस का नाम लिखा रहता है, यूजर नेम लिखा होता है, ये पासवर्ड है आपका ऑब्वियसली इनक्रिप्टेड। होस्ट के बारे में बताया गया, पोर्ट नंबर बताया गया है। तो बेसिकली जो पोर्ट है 5432 डिफॉल्ट पोर्ट पे चलता है हमारा डेटाबेस। तो इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आपको चेंज करना चाहते हैं लाइक यूजर नेम पासवर्ड एंड समथिंग लाइक दैट, तो यू कैन चेंज फ्रॉम हियर, एंड ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आप सेव कर दीजिएगा, तो ये चेंज जो है वो हो जाए। ओके, नाउ ओके, तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई। दैट वाज मेटा एमएसएफ जो कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का एक यू कैन से कमांड लाइन है, एमएसएफ कंसोल। अब उसके बारे में थोड़ा सा अंदर जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एमएसएफ कंसोल क्या होना, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एमएसएफ कंसोल, सिंपली कहिएगा ये एक मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, कमांड लाइन है बस, और कुछ नहीं, जिसमें हम सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, सारी चीजें करेंगे, दैट्स इट, बस यही काम है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसके अगर मान लो जो तुम्हारा डेटाबेस है, उस डेटाबेस से अगर कनेक्ट करना है तुम्हें, तो उसके लिए भी कमांड होते हैं। वो सारी जो कमांड्स है, जो भी चीज़ें, वो आप एमएसएफ कंसोल के अंदर रन कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो डेटाबेस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए एक पर्टिकुलर डेटाबेस से, तो वो भी हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एमएसएफ कंसोल लॉन्च करना पड़ेगा। उसके लिए सीधा कमांड डालिए एमएसएफ कंसोल एंड जस्ट प्रेस द एंटर की। ठीक है, अभी हमारा पोस्टग्रेस से कनेक्टेड है, यहाँ से ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यहाँ से आपका जो पोस्टग्रेस सर्विस है वो चल रही है, एक्टिव है हमारा ये। ओके, अब हमने एमएसएफ कंसोल लॉन्च कर दिया है, सी हियर। ठीक है, लॉन्च हो चुका है। लॉन्च होते ही कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है, वेरी इंटरेस्टिंग इंटरफेस। जैसे ही आप करते हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक 6.2.9 वर्जन है, एंड यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखती हैं, वो है कि इसके अंदर 2230 एक्सपर्ट्स, 1177 ऑक्सिलरीज हैं, 398 पोस्ट मॉड्यूल्स हैं, 867 पेलोड मॉड्यूल्स हैं, 45 इनकोडर मॉड्यूल्स हैं, 11 नॉप्स मॉड्यूल्स हैं, 9 इवेजन मॉड्यूल्स हैं। ये धीरे धीरे हर अपडेट के बाद इनमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती रहती है, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता रहता है, बढ़ते ही रहते हैं, ये कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं MSF 6, यानी 6 वाले MSF 6 वर्जन में 6 हमारा चल रहा है, तो हम इसमें एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे अब कुछ चीज़ें जो हैं गाइज, यहाँ पे आपको नोटिस करने की चीज़ें, कुछ लिनक्स कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, चलती हैं, बहुत सारे जो हैं वो नहीं भी चलती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर इसके अंदर क्वेश्चन मार्क देके एंटर करोगे, तो आपको एक डिटेल हेल्प फाइल खुल जाएगी, जिसमें आपको MSF कंसोल के अंदर जितने भी कमांड्स अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। देखो, सारे यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे, जो भी कमांड्स अवेलेबल हैं MSF कंसोल के अंदर में, वो सारे आपको दिखेंगे। ठीक है, इसी में एक आता है DB कनेक्ट कमांड, कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटा सर्विस, DB डिस्कनेक्ट कर लो, एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर आपको DB कनेक्ट, जैसे आपको डेटाबेस से कोई कनेक्ट करना है, तो सिंपल आपको DB कनेक्ट वाले कमांड आपको डाल देना है, बस हो गया। उसके बाद डेटाबेस का यूजर नेम देना है, जैसे मेरा यूजर नेम MSF है। उसके बाद डेटाबेस का पासवर्ड डालना है, मान लो MSF ही है पासवर्ड, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
उसके बाद आपको उसका जो भी उसका लाइक लोकेशन है वो देना है। तो फिलहाल के लिए मेरा लोकल होस्ट है 127.0.0.1, जो भी उसकी आईपी है, जो भी जहाँ पे वो होस्टेड है, जहाँ पे वो डेटाबेस है, वो एड्रेस दे देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको पोर्ट दे देना है। तो इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट 5432 आपका अभी ये यूज में करता है, वो आपको दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका डेटाबेस का जो नाम है एक्चुअली में, वो नाम दे देना है। तो फिलहाल के लिए नाम जो है वो MSF ही है, तो MSF आप दे सकते हो, जो भी नाम होगा वो आप कर सकते हैं। इससे आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको जो भी डेटाबेस से कनेक्ट करना है वो डेटाबेस से आप कनेक्ट कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको स्टार्ट करना है डेटाबेस को, तो स्टार्ट DB ये कमांड आप डाल दोगे, तो ये स्टार्ट DB करके ये डेटाबेस को स्टार्ट कर देगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ से ये इसके बाहर से कीजिएगा तो ये स्टार्ट कर देगा। उसके बाद अगर ऑटोमेटिकली चाहते हो तो सिंपली आप DB कनेक्ट करके, ऑटोमेटिकली यू वांट टू कनेक्ट, तो DB अंडरस्कोर, अरे भाई DB अंडरस्कोर कनेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे -y कर दीजिएगा यस के लिए। एंड उसके बाद आप वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है ना, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ दे दीजिएगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ दे दीजिएगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल को .msf4 में मूव करना पड़ेगा। जो आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे था, बेसिकली यहाँ जो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसको आप कॉपी करके एंड सिंपली अपने होम डायरेक्टरी में MSF4 के अंदर में यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। पेस्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है कनेक्ट हो जाएगा। हर बार जब भी आप MSF कंसोल को लॉन्च करेंगे, ऑटोमेटिकली डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगी। बस ये ऑटोमेशन के लिए है, इफ़ यू वांट टू डू, अदरवाइज मैं मैनुअली स्टार्ट करना पसंद करता हूँ। लाइक एवरीवन डू द सेम, मैनुअली जनरली लोग करते हैं, वैसा कोई कॉपी पेस्ट करता नहीं है, ठीक है। सिंपल से ये फंडा था। नाउ मेटास्प्लॉइट के अंदर में कुछ चीज़ें और हैं जो इंटरेस्टिंग हैं। अब वो देखिए, क्लियर कमांड यहाँ सपोर्ट करेगा, आपका क्लियर हो जाएगा स्क्रीन, दैट्स ऑल। ओके, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा पूरा कर देता हूँ, सही लग रहा है। ओके, मेटास्प्लॉइट के अंदर में होते हैं वर्क स्पेसेस। वर्क स्पेसेस, अब ये वर्क स्पेसेस क्या होते हैं गाइज? देखो, वर्क स्पेसेस यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन मार्क। ओके, वर्क स्पेसेस -h देते हैं, चलो ठीक है, ये आ गया। वर्क स्पेसेस में आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें कि आप अपने वर्क स्पेस को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो हमारा वर्क स्पेस है वो डिफॉल्ट वर्क स्पेस है, ठीक है। वर्क स्पेस जो है हमारा डिफॉल्ट है, जिसके अंदर आप काम करते हैं। अब मान लो आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करने हैं, अलग अलग तरह के, मान लो लाइक मेटास्प्लॉइट का यूज़ आप स्पेशली FTP के उसके लिए कर रहे हो, तो आपने एक बना लिया FTP हैकिंग, ऐसे करके एक वर्क स्पेस बना लिया। आप किसी को, आपको मान लो विंडोज़ के लिए कर रहे हो, तो विंडोज़ वर्क स्पेस बना लिया, लिनक्स वर्क स्पेस बना लिया, ऐसे अटैकिंग के अपने अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। जैसे आपने क्रिएट किया वर्क स्पेस कर दिया, यहाँ पे ऐड करना है, -a दे देना है और नाम जो भी देना है, मान लो मुझे करना है विंडोज़ अटैक, ये बनाना है। तो यहाँ पे वर्क स्पेस जो है आपका विंडोज़ अटैक करके आ जाएगा फिलहाल के लिए, बट स्टिल अगर आप वर्क स्पेस लेकर एंटर कीजिएगा तो आपका जो है विंडोज़ अटैक वर्क स्पेस ये क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ इफ़ यू वांट कि आपको स्विच करना है किसी वर्क स्पेस में, तो आप उस वर्क स्पेस का नाम लीजिए, वर्क स्पेस लिख लीजिए, और आपको स्विच करना है मान लो डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट एंटर कर दीजिए। नाउ वर्क स्पेस लिख के एंटर कीजिए, अब आपका जो वर्क स्पेस जो है वो डिफॉल्ट में सेट हो गया। फिर आपको विंडोज़ अटैक में करना है, विंडोज़ अटैक में कीजिए, फिर उसके अंदर ही आपके सारे काम जो भी हैं वो आपके हो रहे होंगे, तो आप उसके अंदर जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा। वैसे आपको फिर से लाइक बनाना है, फिर से आप बना दीजिए। आपको डिलीट करना है वर्क स्पेस, तो वर्क स्पेस कीजिए, वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ -d दीजिए एंड वर्क स्पेस का नाम दे दीजिए, जैसे कि मैंने बनाया विंडोज़, तो वर्क स्पेस हमारी डिलीट हो गई। अब वर्क स्पेस लिख के एंटर करोगे, बस एक डिफॉल्ट आएगा जो पहले से क्रिएटेड आपका था, ठीक है। नाउ ये हो गई आपकी वर्क स्पेस की बात। अब यहाँ पे गाइज कुछ MSF के अंदर में कुछ सर्च ऑपरेटर्स होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सर्च ऑपरेटर्स, मैं आपको बता देता हूँ। अब हटाओ, कुछ सर्च ऑपरेटर्स होते हैं जिससे कि आप MSF के अंदर में सर्च कर सकते हैं अलग अलग एक्सप्लॉइट्स को, अलग अलग पेलोड्स को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनको हम बोलते हैं
सर्च ऑपरेटर्स। अब ये सर्च ऑपरेटर्स जैसे कि होते हैं नेम, जैसे कि होता है प्लेटफॉर्म, जैसे होता है पाथ, जैसे होते हैं टाइप, जैसे होते हैं ऐप, जैसे होता है सीवीई, अगर कोई स्पेसिफिक सीवी आपको सर्च करनी है, ऑथर, किसी स्पेसिफिक ऑथर के द्वारा सर्च करना है, तो ये सब जो है सर्च ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे इनका यूज कैसे करना होता है, जैसे आप मेटास्प्लॉइट के अंदर में अलग अलग तरह के एक्सप्लॉइट्स को, वल्नरेबिलिटीज को, पेलोड्स को खोज सकते हो, ठीक है, यू कैन जस्ट सर्च। तो कैसे सर्च भैया कैसे करना है, हाँ जी, तो सर्च कैसे करना है, जैसे आप सिंपली एक तो सर्च कर लोगे, सर्च लिखोगे और कुछ भी सर्च कर दोगे तो भी ये सर्च करके दे देगा, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। तो आपको सर्च करने के लिए सर्च ऑपरेटर्स का यूज करना है, जैसे सर्च लिखा आपने, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आपको विंडोज की वल्नरेबिलिटीज, मतलब विंडोज से रिलेटेड एक्सप्लॉइट्स या पेलोड्स या आपके नॉब्स या कुछ भी सर्च करने, वट एवर देयर इज रिलेटेड टू विंडोज, तो सर्च किया, प्लेटफॉर्म दिया, प्लेटफॉर्म और विंडोज, ऐसे। तो ये विंडोज से रिलेटेड, विंडोज प्लेटफॉर्म के जितने भी विंडोज से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, एक्सप्लॉइट्स होंगे, पोस्ट मॉड्यूल्स होंगे, ऑक्सिलरीज होंगे, पेलोड होंगे, वो सारे यहाँ पे आपको लाके दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंपल। अब मान लो ये तो हमने किया, पहले क्या किया, सर्च विंडो प्लेटफॉर्म विंडोज। अब इसी में थोड़ा सा रिफाइन करना है, तो भैया अब मुझे प्लेटफॉर्म विंडोज तो चाहिए, बट मुझे सारे नहीं चाहिए, एक्सप्लॉइट्स, पेलोड, ऑक्सिलरी सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ टाइप में एक्सप्लॉइट्स या पेलोड्स लिख लो, मुझे बस पेलोड्स चाहिए विंडोज से रिलेटेड, पेलोड। तो हमने पेलोड लिखा, तो ये टोटल 529 पेलोड्स जो है आपको विंडोज से रिलेटेड दे दिए। या हमको सिर्फ चाहिए ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी की स्पेलिंग गलत है क्या, स्पेलिंग भी सही लिखना पड़ेगा, कुछ गलत लिख रहा हूं मैं। चलो अभी देख लेते स्पेलिंग। अच्छा ऑक्सिलियरी है, ऑक्सिलियरी, ठीक है, ठीक है। तो ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरी ये टाइप करोगे तो जितने भी ऑक्सिलरी हैं आपके विंडोज से रिलेटेड वो सारे आ जाएंगे। जैसे बहुत सारे नहीं है, 17 ऑक्सिलरीज हैं जो विंडोज से रिलेटेड है, तो वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको पोस्ट मॉड्यूल्स चाहिए विंडोज से रिलेटेड, तो अगर पोस्ट मॉड्यूल्स अवेलेबल है तो पोस्ट मॉड्यूल्स भी आ जाएंगे। जी हाँ, बहुत सारे पोस्ट मॉड्यूल्स अवेलेबल है विंडोज रिलेटेड। तो ये सर्च करने का एक तरीका है थ्रू सर्च ऑपरेटर्स इन मेटास्प्लॉइट, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाता है जब आपको स्पेसिफिक कुछ सर्च करना है, कुछ स्पेसिफिकली आपको कोई पेलोड या कोई एक्सप्लॉइट या कुछ ऐसा सर्च करना है, या स्पेसिफिक सीवी सर्च करनी है आपको, तो आप सीवी का भी, अगर आपको सीवी पता है, आपको कौन सा सीवी नंबर क्या है आपको पता है, तो आप सीवी से भी आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब मुझे सर्च करना है, सर्च मान लो मुझे करना है सर्च, एंड आई वांट टू सर्च लाइक प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड के लिए सर्च करना है टाइप एंड्रॉयड के लिए मेरे को एक्सप्लॉइट सर्च करना है, एंटर। तो एंड्रॉयड से रिलेटेड जो भी एक्सप्लॉइट्स हैं जो एंड्रॉयड से रिलेटेड होंगे वो सारे यहाँ पे आपको बेसिकली दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका ये फायदा है। हालांकि इसके अलावा इफ़ यू वांट यू कैन सर्च एनीथिंग, मतलब यू कैन सर्च एनीथिंग एक्चुअली में। अब देखो जैसे क्या मैं बता रहा हूँ इसमें, जैसे आपको मान लो FTP से रिलेटेड एक्सप्लॉइट्स ढूंढने हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सर्च FTP। तो ये FTP से रिलेटेड बहुत सारे जो एक्सप्लॉइट्स हैं जिसमें FTP वर्ड लिखा होगा वो हाईलाइट करके आपको दे देगा। अब इतने सारे आ गए, भर भर के आ गए, यहाँ पे देखो कितने आ गए FTP से रिलेटेड, पूरे 174। बट इसमें अब थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, सर्च, ठीक है, सर्च हमने कर दिया। अब यहाँ पे कर देते हैं सिंपली टाइप में हम कर देते हैं एक्सप्लॉइट, टाइप इज एक्सप्लॉइट, ठीक है। एंड नेम हम यूज करते हैं, इसमें हम कर देते हैं FTP।
तो अब FTP से रिलेटेड 87 एक्सप्लॉइट्स आपके पास हैं। स्पेसिफिक अगर करना है आपको VSFTP तो आप ये भी सर्च कर सकते हैं। तो आपको स्पेसिफिक जो VSFTPD से रिलेटेड एक्सप्लॉइट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हमें प्लेटफॉर्म देना है यहाँ पे VSFTPD तो हमने सर्च कर दिया तो ये हमारे पास आ गया। हमें प्लेटफॉर्म भी अगर कुछ बताना है तो प्लेटफॉर्म यहाँ पे विंडोज लिखें और यहाँ पे एंटर कर देंगे तो हमारे पास नो रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऐसा क्यों आ रहा है गाइस? मैंने तो एक्सप्लॉइट VSFTPD सर्च करा, VSFTPD है भी, बट विंडोज मैंने किया तो क्यों नहीं कुछ आ रहा है? मतलब कोई बताएगा? यहाँ पे विंडोज मैंने किया प्लेटफॉर्म तो क्यों नहीं आ रहा है? क्या बात है मोहित, चलो ठीक है, ये मोहित ने पहले ही बता दिया। विंडोज के लिए नहीं है ना गाइस, ये यूनिक्स, यहाँ देखो यूनिक्स के लिए है तो विंडोज में कैसे आएगा? प्लेटफॉर्म अगर यूनिक्स लिखो तो आ जाएगा। देखो आ गया, समझ में आया? दैट्स इट, बस यही तरीका है, ये सर्च करने का एक तरीका है। वैसे आपको सर्च करना है तो सर्च कर लीजिए, मतलब MS08 से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर लीजिए। MS08 से मान लीजिए रिलेटेड कोई भी एक्सपर्ट वगैरह है तो यहाँ पे आप ये आ गए आपको MS08 से रिलेटेड जो भी है आपके, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ वैसा कीवर्ड है तो आप कीवर्ड के थ्रू भी सर्च कर सकते हो। इटर्नल ब्लू से रिलेटेड आपको बस नाम पता है कि हाँ इटर्नल कुछ था तो सही, तो वो सर्च किया वो भी आपका आ जाएगा। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज, बट एक स्टैंडर्ड वे जो है वो है सर्च ऑपरेटर्स के थ्रू, वहां से आप सर्च कर सकते हो एंड यू कैन गेट द रिजल्ट्स व्हाटएवर यू वांट। सिंपल सा फंडा, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए भैया सिंपल से आपके फंडे। अब यहाँ पे एक चीज और है यहाँ पे जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको वो समझनी चाहिए। जब भी आप पेलोड को एग्जीक्यूट करवाते हो, ठीक है, किसी भी विक्टिम सिस्टम पे, जैसे कि जो विक्टिम सिस्टम पे पेलोड एग्जीक्यूशन होता है तो आपका एक रिवर्स सेल आपको क्रिएट करना होता है, एक आपको रिवर्स कनेक्शन क्रिएट करनी होती है जिससे कि आप उस पेलोड से कनेक्ट हो पाएंगे अपने सिस्टम से, विक्टिम के सिस्टम से, एंड आप अपने कमांड्स को रन करा पाएंगे। जो भी आप चाहते हैं, व्हाटएवर यू वांट, यू कैन रन द कमांड्स ऑन द विक्टिम सिस्टम, ठीक है। ये चीज होती है। तो इसको जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टेजर। इनको हम क्या बोलते हैं भैया? इनको हम बोलते हैं स्टेजर, ठीक है, या फिर स्टेज बोल दो या व्हाटएवर यू वांट, मतलब सिंपली आप स्टेजर बोलते हैं इसको, जिसको कि हम बेसिकली यू कैन से पेलोड्स ही हैं ये एक तरह के, जो कि आपको काम को आसान बनाते हैं। अब स्टेजर में क्या होता है गाइस, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पेलोड्स के अंदर में तीन चीजें होती हैं, पेलोड्स के अंदर में तीन चीजें होती हैं। एक होता है हमारा सिंगल्स, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार अच्छे से। सिंगल्स, एक होते हैं हमारे स्टेजर्स, और एक हमारे होते हैं स्टेजेस। थ्री थिंग्स आर देयर, सिंगल्स, स्टेजर्स एंड स्टेजेस। फिलहाल के लिए इसको अभी साइड में करो, ठीक है। सिंगल्स, स्टेजर्स एंड स्टेजेस। अब ये क्या होते हैं तीनों, ये भी आप समझ लो। सिंगल जो होते हैं गाइस, ये जो सिंगल्स हैं आपके, ये जो सिंगल्स हैं, इनको किसी भी तरह के थर्ड पार्टी कंपोनेंट की जरूरत नहीं है रन करने की। थर्ड पार्टी की किसी भी तरह का सपोर्ट जो है इनको नहीं चाहिए। ये सेल्फ और सेल्फ एग्जीक्यूट से, ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग पेलोड्स हैं, ठीक है, यानी कि ये सेल्फ एग्जीक्यूट करते हैं। इसको बोल सकते हो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग या सेल्फ कंटेंट पेलोड्स, ये होते हैं, ये खुद से एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। इनको किसी भी अलग से कोई थर्ड पार्टी कुछ ऐसा कुछ कंपोनेंट नहीं चाहिए होता है। उसके बाद होते हैं हमारे स्टेजर्स। अब स्टेजर जो है ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कनेक्शन बनाने की मेटास्प्लॉइट और टारगेट सिस्टम की, ठीक है। एंड जब आप कोई स्टेज्ड पेलोड्स यूज करते हैं तब स्टेजेस का काम आता है। अब स्टेज्ड पेलोड्स कौन होते हैं? स्टेज्ड पेलोड वो होते हैं जो एक स्टेज को, एक स्टेज
या स्टेजर को अपलोड करते हैं विक्टिम के सिस्टम पे, ठीक है, एंड उसके थ्रू सारा काम करते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको समझ में कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सिंगल्स तो हो गए सेल्फ कंटेंट, कुछ नहीं करना है। स्टेजेस जो होते हैं गाइस, स्टेजेस, ठीक है, ये डाउनलोड स्टेजेस ऑन विक्टिम कंप्यूटर बस स्टेजेस को डाउनलोड करते हैं। अब ये स्टेजेस क्या होते हैं ना, अब स्टेजेस जो यहाँ पे मैंने बताया, स्टेजेस के बारे में लिख लो। स्टेजेस ये डाउनलोडेड बाय स्टेजेस, ठीक है, डाउनलोडेड बाय स्टेजेस। जो स्टेजेस डाउनलोड करते हैं वो स्टेजेस होते हैं, एंड जो स्टेजेस हैं वो बेसिकली एक स्टेजर को, टारगेट सिस्टम को डाउनलोड कर देता है। आपने ये चीज नोटिस की होगी। अच्छा, आपको मैं आपसे जो मेटास्प्लॉइट से जिन्होंने मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। मेटास्प्लॉइट में आपने अगर पहले कभी भी यूज किया होगा तो आपने आपने देखा होगा VNC का एक्सप्लॉइट एक होता है या कोई भी एक्सप्लॉइट होता है, तो आपने देखा होगा कि वो जो एक्सप्लॉइट्स हैं जब रन कर रहे हैं ना, तो टेम्पररी डायरेक्टरी में, जो टेम्प डायरेक्टरी होती है, वहां पे कोई एक फाइल को अपलोड कर देते हैं या डाउनलोड कर देते हैं टेम्पररी फाइल में, टेम्पररी वाले डायरेक्टरी में, टेम्प में। आपने नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, ये हम देख लेंगे जब हम लाइव अटैक करेंगे। तो वहाँ पे टेम्प डायरेक्टरी में या कोई भी डायरेक्टरी में एक छोटी सी फाइल जो है डाउनलोड हो जाती है। वो फाइल क्या होती है ना, वो होते हैं स्टेजस। स्टेजस क्या करते हैं, फिर बाकी के पेलोड को, कंप्लीट पेलोड को डाउनलोड करने में मदद करते हैं, यानी उनके कमांड्स को चलाने में मदद करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं स्टेजेस, कंप्लीट पेलोड, ठीक है। तो यही तीन चीज होते हैं आपके, सिंगल्स, स्टेजस एंड स्टेजेस। स्टेजस, सिंगल्स एंड स्टेजेस। अब देखो अब सिंपल से बताता हूं कि अब जैसे मेटास्प्लॉइट है, ठीक है, तो मेटास्प्लॉइट जो है भाई, तो इसको भी तो पता होना चाहिए। कहाँ गया यार, आजा। इसको भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा सिंगल वाला है, कौन सा सिंगल पेलोड है, कौन सा हमारा स्टेज्ड पेलोड है ना, ये भी पता होना चाहिए। अब देखो, जैसे कि एक कोई पेलोड है, मान लो एक कोई पेलोड है, मान लो लेट सपोज यू कैन से मान लो एक कोई पेलोड है रिवर्स टीसीपी का ही कोई पेलोड मान लो। यहाँ पे यू कैन से एचटीटीपी शेल रिवर्स टीसीपी, ऐसे कुछ करके मान लो। हालांकि ये एचटीटीपी यहाँ पे नहीं होगा, जस्ट अ सेकेंड। या कोई भी जेनरिक पेलोड मान लो, कोई भी जेनरिक पेलोड हो गया। जेनरिक पेलोड में सेल रिवर्स टीसीपी, ठीक है, रिवर्स टीसीपी हो गया। और एक नॉर्मल विंडोज वाला रिवर्स टीसीपी मान लो, विंडोज मीटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी, ठीक है, ये हो गए। अब देखो यहाँ पे जो आपका ये दोनों रिवर्स टीसीपी सेल है, दोनों ही रिवर्स टीसीपी सेल है, ठीक है। बट पहला वाला जो है, पहला वाला इसमें पहला वाला जो आपका है, इसमें क्या है ना कि शेल, आपका जो शेल है उसके और रिवर्स के बीच में, ठीक है, जो पहला वाला है उसके, जैसे ये वाला अंडरस्कोर रिवर्स टीसीपी, शेल और रिवर्स टीसीपी, ये जो गैपिंग है, ये जो मतलब कनेक्टेड है, वो अंडरस्कोर से कनेक्टेड है, समझ, अंडरस्कोर से। तो इसको हम इनलाइन बोल देते हैं, इनलाइन मतलब एक ही लाइन में, इसको हम बोल देते हैं इनलाइन।
दूसरे वाले में हमारा जो शेल है एंड रिवर्स है, जैसे हमारा ये शेल हो गया मीटरप्रेटर, ठीक है, इसको मीटरप्रेटर को शेल भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, मीटरप्रेटर और शेल लिख दो, ये शेल हो गया एंड ये रिवर्स हो गया। तो जो हमारा शेल और रिवर्स है ये स्लैश से क्या है, स्लैश से बटा हुआ है, स्लैश लगा हुआ है, इनके बीच में स्लैश है, और यहाँ पे शेल और रिवर्स के बीच में यहाँ पे अंडरस्कोर है, इसको हम इनलाइन बोल देते हैं, और इसको हम बोल देते हैं स्टेज्ड, इसको हम बोल देते हैं स्टेज्ड। बस यही तरीका है पता लगाने का कि कौन सा जो है वो स्टेज्ड पेलोड है और कौन सा जो है वो इनलाइन या सिंगल पेलोड है। तो सिंगल पेलोड में शेल और रिवर्स सेल जो होंगे वो एक ये इस अंडरस्कोर, इसको अंडरस्कोर बोल, अंडरस्कोर से डिफरेंशिएट आपको करते हुए डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका, और ये जो है आपका स्लैश से डिफरेंशिएट हो जाएगा जो आपका शेल है और रिवर्स टीसीपी सेल है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कोई भी अगर आपका रिवर्स टीसीपी सेल है या रिवर्स सेल है, तो जिस टाइप से वो लिखा हुआ है वहां पे आपको दिख रहा है उस टाइप से वो सिंगल है या फिर वो स्टेज्ड है। और अगर अब स्टेज्ड होगा, जब स्टेज्ड होगा भैया, तो किसी भी तरह के स्टेज्ड जो आपका पेलोड है वो उसके साथ ऑपरेट करेगा, ठीक है, जो आपका रिवर्स सेल है वो स्टेज पेलोड के साथ ही ऑपरेट करता है। इसीलिए हमेशा जब भी कोई आप रिवर्स लिसनर स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक पेलोड डिफाइन करते हैं, तो पेलोड जो है वो रिवर्स लिसनर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका सेल है उसके अकॉर्डिंग ही सेट किया जाता है। तो अगर स्टेज्ड है तो स्टेज्ड पेलोड ही यूज होगा, अगर आपका इनलाइन है या सिंगल है तो इनलाइन या सिंगल ही पेलोड यूज करेंगे, तो आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन जो है या आपकी सक्सेसफुल जो है वो आपको हो जाएगी, कनेक्शन सक्सेसफुल कनेक्शन आपका बैठेगा, ठीक है। बस अब स्टेज में जो होता है, स्टेज जो बेसिकली जो आपका स्टेज है जो मैं बात कर रहा हूं, इसी स्टेज में आपका एल होस्ट आता है, ठीक है। इसी स्टेज में आपको सेट करना है, बेसिकली आपको सेट कर देना है एल होस्ट, एल पोर्ट, ये सब सेट कर देना है स्टेज के अंदर में, ठीक है, ताकि आप मतलब आप सिंपली आप इसके अंदर नहीं बोलोगे, आप एल होस्ट एल पोर्ट को आप साइड में रखो, जैसे एल होस्ट जो होता है और एक एल पोर्ट होता है, ठीक है, स्टेज को हटाओ साइड में रखो, इसको एक साथ लाने की जरूरत नहीं है। एल होस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, एल पोर्ट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एल होस्ट का मतलब बहुत लोग समझते हैं लोकल होस्ट, एल पोर्ट का समझते हैं लोकल पोर्ट, तो समझने वाले समझ सकते हैं, बट ज्यादा बढ़िया होता है कि अगर आप एल होस्ट को लिसनिंग होस्ट बोले, जिस पे आपको रिवर्स कनेक्शन बनानी है जिस होस्ट पे, एंड इसको लिसनिंग पोर्ट समझे जिसपे कि आपको लिसन करना है जिस पोर्ट पे रिवर्स सेल का, तो ये एल होस्ट और एल पोर्ट चीजें होती हैं। कई जगह पे आप आर होस्ट देखेंगे, आर होस्ट तो बेसिकली ये जो होता है ये आपका रिमोट होस्ट होता है, जो भी आपका मशीन जिस पे आपको अटैक करना है या जिस पे आपको करना है वो कनेक्शन बनानी है, वो आर होस्ट आप यहाँ पे उसका आईपी उसको डिफाइन कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड आर होस्ट, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा था, इसमें और कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मेनली जो है आपकी मेटास्प्लॉइट के अंदर में मेन जो चीज़ है वो है आपका आपकी प्रैक्टिकल, मेनली प्रैक्टिकल ही है इसके अंदर जो भी है, ठीक है। ये बस थोड़ा समझाना था आपको, समझा दिया गया। नाउ या ओके, so we are already in the Metasploit MSF console, यहाँ पे ऑलरेडी हम हैं MSF कंसोल में हैं। अब यहाँ पे अभी आपको इस कंसोल की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपने ऑलरेडी पेलोड बना लिया है, यू हैव ऑलरेडी डेवलप्ड अ पेलोड, चाहे वो पेलोड कैसा भी पेलोड हो, कुछ भी पेलोड हो, वो आपने बना लिया है, तब इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, अदरवाइज इसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम करते हैं एग्जिट, आते हैं MSF बाहर, और कोई भी पेलोड बनाने के लिए जो हमारा टूल है MSF के अंदर वो है MSF वेनम। MSF वेनम से आप कोई भी तरह का टूल बना सकते हैं, कोई भी तरह का पेलोड जनरेट कर सकते हैं। इसकी हेल्प फाइल देखने के लिए -H कीजिए, हेल्प फाइल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, यहाँ पे बहुत सारे हेल्प फाइल दिखेंगे, बट इसकी कंप्लीट हेल्प देखने के लिए मैनुअल पेज खोलिए इसका MSF वेनम का, एंड यू विल सी द मैनुअल फाइल ऑफ MSF वेनम, ठीक है।
payload generator and encoder. Now this is the payload, automatic payload generator, pro version, custom payload generator, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। नाउ पेलोड बनाने के लिए MSF वेनम के बाद -p आपको देना होता है, -p देना होता है। सिंपली -p देके आप पेलोड को डिफाइन कर सकते हैं, किस टाइप का कौन सा पेलोड आपको देना है। लाइक देयर आर लॉट ऑफ पेलोड्स अवेलेबल। अब वो पेलोड्स को देखना है आपको गाइज, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अरे MSF कंसोल में तो है नहीं, MSF कंसोल में आपको जाना है, सिंपली MSF कंसोल में जाना है। MSF कंसोल जब आपका ओपन हो जाएगा, सो यहाँ पे आपको सिंपली शो पेलोड्स करना है। यू विल गेट द लिस्ट ऑफ पेलोड्स अवेलेबल इन MSF कंसोल, ठीक है। MSF के अंदर में जितने भी पेलोड्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ये सारे पेलोड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, पेलोड्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उसी तरह से आपको एक्सप्लॉइट्स देखने हैं तो शो एक्सप्लॉइट्स लिखिएगा, सारे एक्सप्लॉइट्स आपको दिख जाएंगे। शो ऑक्सिलरीज, सारे ऑक्सिलरीज दिख जाएंगे। शो पोस्ट मॉड्यूल्स आपको देखने हैं, सारे पोस्ट मॉड्यूल्स दिख जाएंगे। शो नॉप्स देखने हैं तो आपको सारे नॉप्स दिख जाएंगे। जितने भी शो इवेशंस देखने हैं, जो भी इवेशंस हैं वो सारे इवेशंस जो हैं, ओके इवेशंस इज नॉट देयर, ठीक है, इवेशंस यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, बट एक चीज़ करते हैं, शो इनकोडर्स, इनकोडर्स आपको दिख जाएंगे। जितने भी आपके इनकोडर्स हैं वो सारे इनकोडर्स आपको दिख जाएंगे। तो ये सारी लिस्ट जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो। नाउ यहाँ पे MSF वेनम पे हम थे, तो यहाँ MSF मैन, MSF वेनम, उसके बाद गाइज यहाँ पे कुछ लिस्ट वगैरह के लिए लिस्ट वगैरह करना है तो आप यहाँ से भी लिस्ट MSF वेनम से भी लिस्ट कर सकते हैं। पेलोड, इनकोडर्स, नॉब्स, ऑल जो भी है वो सारे यहाँ से भी लिस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे उसके बाद आपको कुछ और भी लाइक फॉर्मेट वॉर्मेट का है, यहाँ पे लेंथ वगैरह है, यहाँ पे हेल्प फाइल है, और भी कुछ चीज़ें इनकोडर्स वगैरह यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर बताना है, आर्किटेक्चर बता सकते हैं कौन से आर्किटेक्चर के लिए बना रहे हैं पेलोड। प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं, लाइक विंडोज़ है, क्या है, फलाना ठिकाना, वो सब बता सकते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे वर्जस मोड है, यहाँ पे ऐड कोड मोड है, यहाँ पे टेम्पलेट मोड है, बहुत सारे मोड है जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यू कैन यूज दीज ऑल थिंग्स। नाउ यहाँ पे जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया MSF वेनम -FN प्लेटफॉर्म -P -E फलाना ठिकाना बन गया ये पेलोड, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज हमें अपना खुद का मान लो पहला पेलोड बनाना है, पहला फर्स्ट पेलोड, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे फर्स्ट विंडोज पेलोड। मैं ये फर्स्ट विंडोज पेलोड बस बना के आपको दिखा रहा हूँ, ये बस ऐसे ही बिगनर्स फ्रेंडली, बिगनर लोगों के लिए है। सिंपली आपको MSF वेनम, उसका -P पेलोड आपको बताना है। तो पेलोड में हम देते हैं विंडोज, जो हमारा फेमस पेलोड है, मीटरप्रेटर, रिवर्स, TCP। तो हमने पेलोड दे दिया MSF वेनम में -P विंडोज, मीटरप्रेटर, रिवर्स, TCP। उसके बाद हमें आर्किटेक्चर बताना है, आप चाहे तो बता सकते हैं, इट विल बी गुड थिंग। तो आर्किटेक्चर में गाइज आप अलग अलग, या आपका 82 बिट के लिए बनाना चाहते हैं, 64 बिट के लिए बनाना चाहते हैं, पेलोड किसके लिए बनाना चाहते हैं, तो आप अगर 64 बिट के लिए बनाना चाहते हैं तो x64 लिख दीजिए, 32 बिट के लिए बनाना चाहते हैं x86 लिख दीजिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसका। तो हम 64 बिट के लिए बनाते हैं, चलो अच्छी बात है। -FN प्लेटफॉर्म, अब आपको प्लेटफॉर्म बताना है, ठीक है भैया, प्लेटफॉर्म। तो हमने मैनुअल फाइल में देखा यहाँ पे हाइफन, ये देखो ये क्या हो गया, हमने मैनुअल में देखा यहाँ पे -FN प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताएगा कौन सा प्लेटफॉर्म लाइक आप देना चाहते हैं। तो हम देते हैं भाई विंडोज प्लेटफॉर्म दे देते हैं, विंडोज दे देते हैं। तो इसके बाद गाइज आपको अगर कोई इनकोडर, कोई इनकोडिंग करना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो इनकोडर अगर आपको देना है भैया तो आप इनकोडर दे दीजिए। यहाँ पे ये इनकोडर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इनकोडर आपको देना है तो आप इनकोडर दे दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। जैसे कि सॉरी,
जैसे कि यहाँ पे MSF वेनम किया, -L किया, इनकोडर्स, तो लिस्ट करेगा ये इनकोडर्स को। लिस्ट हो गई। ये सारे इनकोडर्स हैं, इनमें बहुत तरह तरह के अलग अलग इनकोडर्स हैं ना। इसके डिस्क्रिप्शन देख के आपको शायद ना समझ में, आपके दिमाग से ऊपर चला जाए, बट ध्यान रखिए रैंक के अकॉर्डिंग आप देखिए कि कौन सा किसका रैंक बहुत अच्छा है। जैसे कि एक एक्सलेंट है, ये पावरशेल बेस्ड इनकोडर है, हो सकता है आपके थोड़े उसको थोड़ा सा अच्छा सा बना दे, मतलब इनकोड उनकोड कर दे बढ़िया से। वो अलग बात है कि बहुत सारे एंटीवायरस जो है अब इन सबको डिटेक्ट कर लेती हैं, तो बहुत मुश्किल है। तो इनकोडर आप देना चाहें तो आप -E दे के इनकोडर दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद -F से आपको फॉर्मेट बताना है भैया, कौन सा फॉर्मेट चाहिए, तो EXE फॉर्मेट चाहिए जो आपका पेलोड है। उसके बाद आपको लोकल होस्ट इज इक्वल टू L होस्ट, आपको आपकी सिस्टम की IP जो है वो देनी है, जिसपे कि आपका रिवर्स कनेक्शन बनने वाला है। 192.168.29.118 है हमारा, तो यहाँ पे 192.168.29.118 देते हैं। उसके बाद L पोर्ट दे देना है भैया, तो L पोर्ट हम देते, कुछ भी दे सकते हैं, कोई सा भी L पोर्ट आप दे सकते हैं। ऐसे पोर्ट को दीजिएगा जो जनरली यूज में नहीं होता है बाई सिस्टम, ठीक है। तो वेल नोन पोर्ट्स को छोड़ दीजिएगा, वेल नोन पोर्ट्स के बाद वाले जो हमारे 1023 के बाद वाले पोर्ट्स हैं उनको दीजिएगा, ज़्यादा बेटर है, चांसेस कम रहेंगे कि वो कहीं यूज हो रहे हैं, तो आपकी पेलोड जो है वो अच्छे से बन जाएगी, ठीक है। तो L होस्ट दे दिया, L पोर्ट दे दिया हमने भैया, दैट्स इट। इतने के बाद आपको गाइज इसको आउटपुट फाइल देना है, -O से आप आउटपुट दे सकते हैं। कहाँ पे आपको ये पेलोड बनाना है, तो रूट के अंदर में, अरे भैया ये क्या हो रहा है, /root/डेस्कटॉप एंड नाम दे देना पेलोड का। जैसे मैंने सॉफ्ट update.exe ये पेलोड का हमने नाम दे दिया, रूट के अंदर डेस्कटॉप के अंदर सॉफ्ट update.exe नाम से ये हमारा पेलोड जो है वो बनना चाहिए। तो सब कुछ ऑलमोस्ट सही है। अब जो है भाई इसको सिंपली रन कर दीजिएगा। अगर कोई एरर आएगी तो पेलोड क्रिएशन नहीं होगा। पेलोड अगर आपका क्रिएट हो गया इट मीन्स आपका कोई एरर नहीं है, सब कुछ फाइन है, वेल है, ओके है। बस ये L पोर्ट को याद रखिएगा, क्योंकि ये पोर्ट हम लिसनर में इसी को हम अपडेट करने वाले हैं यहाँ पे। एंड जस्ट वेट, इसको इग्नोर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ये। ओके, ये पेलोड के लिए जो हमने पेलोड डिफाइन किया है ना, ये रिवर्स TCP, ये हमारे विंडोज के x64 के लिए वैलिड नहीं है, मतलब x64 के लिए ये नहीं बनाएगी ऑब्वियसली। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ पे जो हमने विंडोज इंटरप्रेटर रिवर्स TCP डाला है, तो या तो आप 82 बिट का बनाइए या हमारा पेलोड ही 64 बिट का वाला आप चूज कीजिए। जो पेलोड है हमारा 64 बिट वाला वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट आई एम सेइंग, जैसे कि हमने मान लो यहाँ पे MSA वेनम किया, कहाँ गया भैया, हमने यहाँ पे MSA वेनम किया, -L किया एंड यहाँ पे पेलोड सर्च किया, ठीक है। जस्ट वेट, ठीक है। ये पेलोड आ गया यहाँ पे गाइज। अब यहाँ पे गाइज एक तो नॉर्मल विंडोज वाले पेलोड होंगे, ठीक है। आप ऊपर जाओगे यहाँ पे तो देखो, ऊपर में यहाँ पे जाओ, ऊपर 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 जाओ, देखो एक तो विंडोज नॉर्मल विंडोज VNC इंजेक्ट है, विंडोज ये फलाना ढिकाना, ये सब एक है हमारे, ठीक है। दूसरा जो है हमारा गाइज वो है विंडोज X64 वाले, ठीक है, X64। तो X64 वाले जो है ना, हमने अभी किया विंडोज मीटरप्रेटर रिवर्स TCP, सिंपली हमने ये कर दिया विंडोज मीटरप्रेटर रिवर्स TCP। देखो ये वाला हमने कर दिया था, पहले किया था हमने विंडोज मीटरप्रेटर रिवर्स TCP, X64 वाला नहीं किया था। तो पेलोड जो है वो प्लेटफॉर्म से मैच नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने ये किया वेयर इट इज, ये वाला, तो हमने विंडोज, उसके बाद मीटरप्रेटर रिवर्स TCP, बट यहाँ पे आर्किटेक्चर में हमने बता दिया कि ये 64 बिट के लिए हम बना रहे हैं, तो मैच नहीं कर रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, एक बार व्हाट विल डू अगेन, विल अगेन थोड़ा सा चेंज करेंगे। विंडोज के बाद यहाँ पे X64 पेलोड का
चयन करेंगे हम मीटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी एंड देन वी विल ट्राई व्हाट इज हैपनिंग। जस्ट वेट, ये वार्निंग्स को इग्नोर कीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया, यहाँ पे हो गया, नो इनकोडर स्पेसिफाइड, ठीक है। रॉ पेलोड आपके पास आया, कोई इनकोडर हमने दिया नहीं था, पेलोड साइज 510 बाइट का है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सेव एज सॉफ्ट अपडेट डॉट ईएक्सी, यानी कि हमारा पेलोड एक सॉफ्ट अपडेट डॉट ईएक्सी नाम से जनरेट हो चुका है। पहले नहीं हो रहा था क्योंकि हमने पेलोड तो चूज कर लिया था भैया, हमने पेलोड तो चूज किया था रिवर्स टीसीपी वाला, बट आर्किटेक्चर 64 बिट दे दिया था। तो हमारा पेलोड हमेशा आर्किटेक्चर से मैच करना चाहिए। अब जिस मशीन के लिए बना रहे हो भाई, उसी मशीन के लिए पेलोड डालोगे ना यार। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो 32 बिट का बनाता है ये। तो अगर आपने विंडोज मीटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी डाला ओनली ये वाला, यहाँ आर्किटेक्चर नहीं दिखाओगे या 32 कर देते, यहाँ पे आप 32 कर देते यहाँ पे, तो भी मतलब 86 वाला तो ये बना देता। जैसे कि अब मैं एक और बना के दिखा देता हूँ, सॉफ्ट अपडेट की जगह पे 32 अपडेट लिख देता हूँ एंड यहाँ पे इसमें x86 कर देता हूँ, x86 एंड मैं एंटर कर देता हूँ। नाउ इट विल जनरेट द पेलोड। करना तो चाहिए, बाकी देख लेता है। बन गया 32 अपडेट डॉट एक्स। नाउ ये जो पेलोड बना ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए है। दिस विल नॉट वर्क प्रॉपरली ऑन 64 बिट सिस्टम एंड ये 64 बिट सिस्टम्स के लिए है, ठीक है भैया। अब पेलोड जब बन गया है तो इसमें कुछ और भी कलाकारी करनी पड़ेगी। अब कलाकारी करने का मतलब क्या है कि इस पेलोड को विक्टिम के पास डिलीवर किया जाए। फिलहाल के लिए हमारा विक्टिम काम चलाओ विक्टिम है, मतलब काम चलाओ का मतलब फिलहाल टेस्टिंग के लिए है। तो हमारा विक्टिम कोई छोटा मोटा विक्टिम रहेगा, उसके लिए हम वर्चुअल बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं हमारे विक्टिम उसमें है कि नहीं है। पहले याद रखिएगा ये एफयूडी पेलोड नहीं है, सिंपल सा पेलोड है, कोई भी एंटीवायरस डिटेक्ट करेगा। विंडोज 7 हमारे हैं, बिल्कुल है। ऐसा क्या हो गया भाई? अरे विंडोज 7 वाली हटा दिया क्या मैंने? अरे रे 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 रे, ये कैसे हो गया? आईएसओ गायब? हे भगवान, अरे डिलीट मार दिया मैंने लगता है आईएसओ। कोई बात नहीं है, स्टार्ट हो गया मजा। चलो हो तो रहा है, जस्ट वेट। पासवर्ड क्या है? यही काम रह गया, विंडोज 7 एक्टिवेट करूंगा बैठ के अब। चलो तो वाह क्या टोन बजा है। तो विंडोज 7 स्टार्ट हो गया, स्टार्टअप टोन वाज अमेजिंग एंड नाउ यहाँ पे हमारे कहाँ गए हैं? अरे कहाँ गए? अच्छा ये रहे ना।
तो यहाँ पे हमारे IF कॉन्फ़िग भैया, अरे रे रे IP कॉन्फ़िग को डालते हैं यहाँ पे, यानी हम IP देखते हैं 98 है, 98 IP हमारी, ठीक है भैया। उससे तो मतलब नहीं है, फिलहाल के लिए हमारे पास एक पेलोड है, ठीक है। हमारे पास क्या है भैया, एक पेलोड है सॉफ्ट अपडेट .exe, बट ये जो हमारा विंडोज है, ये कौन सा है पहले ये तो देख ले। 32 बिट है क्या? अच्छा 32 बिट है, ठीक है। चलो 32 बिट वाला भी हमारे पास पेलोड एक तैयार है, सेम उसके आईपीओ सेम उसके साथ। तो हमारे पास ये पेलोड एक तैयार है। अब गाइज यहाँ पे मुझे इस पेलोड को इस विंडोज सिस्टम पे लाना है, तो कोई तरीका बताएगा कोई कैसे आएगा विंडोज सिस्टम पे लाना है? ऐसे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो कैसे आएगा? सर्वर, कौन सा सर्वर, कौन सा सर्वर भाई? सर्वर तो ठीक है, कौन सा सर्वर ये तो बताओ तुम लोग। लोकल HTTP ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें एक सर्वर क्रिएट करना है हमारे इस काली मशीन पे, ठीक है। इस काली पे हमें एक सर्वर क्रिएट करना है। सर्वर क्रिएट करने के लिए तरीके तो बहुत सारे हैं। सबसे सिंपल तरीका होता है आपका अपाचे सर्वर को स्टार्ट करना, ठीक है, अपाचे सर्वर को। और उसके बाद आपका जो अपाचे का जो लोकेशन है, डायरेक्टरी जो है, वहां पे आपको कोई भी फाइल को होस्ट कर देना, बस सिंपल सा। अगर आप देखोगे सर्विस अपाचे 2 स्टेटस, तो आपको यहाँ पे इनएक्टिव दिखेगा। यहाँ पे आप दिख रहा है आपको अपाचे 2 इनएक्टिव है। अब इसको आप स्टेटस को स्टार्ट कर दीजिए भैया। तो ये जो हमारा अपाचे 2 का सर्विस है ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट हो गया भैया हमारा मस्ती में एकदम बढ़िया से। तो हमारा एक्टिव एंड रनिंग, ठीक है। अब गाइज ये जो अपाचे की सर्विस स्टार्ट हुई है आपकी, ये इसका लोकेशन किसी को पता है? एनीवन नो द लोकेशन? हिंट है वेर, हिंट है वेर। Anyone know the location of Apache server? Hint is where. बढ़िया, where www.html। तो जवाब देने में काफी लेट लगाते हो तुम लोग। ये जो है लोकेशन है आपका इस अपाचे सर्वर का। जब आप जाओगे where में, where वाली डायरेक्टरी में, तो यहाँ पे आप जाओगे www के अंदर में, तो आपके जाओगे html के अंदर में भैया। तो हमारे जो HTML के अंदर index.html अभी है, अभी यानी कि अगर आप लॉन्च करोगे अपाचे तो आपका index.html लोड हो जाएगा। कैसे लोड होगा हम अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ये हमारा अपाचे सर्वर स्टार्ट हो गया भैया। हमारी ब्रिज कनेक्शन बनी हुई है, ये भी हमारे ब्रिज कनेक्शन में ही है। सारी चीज़ें चल रही हैं हमारी, बढ़िया से चल रही है। हमारा जो IP है 118 है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बहुत ही बुरा टाइम है कि क्रोम को इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करना पड़ेगा। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को स्टार्ट करते हैं एक बार। जो स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी दिनों में। बहुत बढ़िया, कमाल है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर स्टार्ट हो चुका है हमारा। यहाँ पे google.com भी शायद ओपन कर दे, ये मे बी देख लेते हैं। ओके अरे भाई जी हाँ, तो google.com हमारी ओपन हो रही है, जस्ट वेट फॉर इट। कमाल की बात, HTTP में ही ओपन कर दे रहा है ये, आपको DNS स्पूफिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गूगल अब जाके HTTPS हो गया। तो यहाँ पे google.com अपना ओपन हो चुका है भैया। अब जो है यहाँ पे हमें सिंपली क्या चेक करना है, हमें सिंपली जो यहाँ पे ये एड्रेस बार है, चला जा भाई। अरे यार
ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। 192.168.29.118 करते हैं, एंटर करते हैं। ये हमारे काली मशीन का आईपी है एक तरह से। जब आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अपाचे 2 का वेलकम पेज दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, सिंपली कि हमारे उस वाले काली मशीन पे जिसका आईपी 118 है, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है मेरी बातों पे तो भरोसा करो, करा हुआ ऑप्शन है नहीं तो IF कॉन्फिग लिख के आप इसकी आईपी देख लीजिएगा, 118 हमारी आईपी चल रही है। तो अपाचे आ चुका है यहाँ पे हमारा भैया, अपाचे वाली ये जो हमारा index.html पेज है ना, ये वही पेज है भैया, ठीक है। तो अब जो है गाइज यहाँ पे जस्ट वेट, यहाँ पे अब मैं अगर अपने काली मशीन पे जाता हूं, इफ आई एम गोइंग ऑन काली मशीन हियर, इफ आई एम गोइंग टू द सेम लोकेशन, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक मान लो एक फोल्डर बना देता हूं, फोल्डर का नाम दे देता हूं पब्लिक, दैट्स इट। तो एक पब्लिक नाम की फोल्डर बन चुकी है। अब इसको हमें अगर एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पे पब्लिक करके एंटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपकी वो डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। पब्लिक में किया यहाँ डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्टरी खाली है बिल्कुल भैया, तो हमारी खाली है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जाएंगे काली मशीन पे, तो अब हमारी जो पेलोड है या तो पब्लिक डायरेक्टरी में मूव कर दो भैया, है ना, या तो पब्लिक डायरेक्टरी में हमारे पेलोड को मूव कर दो। तो अब जैसे डेस्कटॉप पे हमारा पेलोड है एलएस करेंगे यहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे कौन सा है 32 update.txt, सॉफ्ट अपडेट.txt, हमें दोनों मूव करना है। तो हमने क्या किया, मूव mv 32 update.txt सॉफ्ट, इसको हमने 32 इसको कर देते हैं मूव, तो /var/www/html/public, इसमें हमने इसको क्या किया भाई, मूव कर दिया, तो ये मूव हो गई। तो अब जो है यहाँ हम अपने विंडोज सिस्टम पे इसको बस रिफ्रेश कर देंगे, थोड़ा सा हल्का सा रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास 32 update.txt आ जाएगी। सिंपल, ये तो एक तरीका आपका हो गया, सिंपल सा तरीका, ठीक है। यहाँ पे अब इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका ये डाउनलोड होके आपके विंडोज सिस्टम पे सेव हो जाएगी, ठीक है। रनिंग सिक्योरिटी स्कैन, क्या फायदा, सिक्योरिटी अलाउ कर दो, अरे कर दो, इतना भी क्या नहीं करेगा क्या। कर ले भाई, अरे ऑप्शन में रन एनीवे कर देंगे भैया, डाउनलोड हो गए, दैट्स इट। चलो इसको हमने कर दिया क्लोज। ये तो एक तरीका हो गया आपका। दूसरा तरीका है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जिस डायरेक्टरी में आप हो अभी करेंटली, वहां पे ही सर्वर स्टार्ट कर दो और उसको एक्सेस कर लो, सिंपल। तो अब जिस डायरेक्टरी में हो वहीं पे सर्वर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम डेस्कटॉप पे हैं, एलएस करते हैं, डेस्कटॉप पे हैं, एलएस करते हैं, एलएस करते हैं यहाँ पे, तो हमारा वो वाला तो भाग गया। अब सॉफ्ट अपडेट है यहाँ पे, इसको हमें करना है, तो हम यूज करते हैं भैया, हम मदद लेते हैं हमारे पाइथन जी की, python 3-m, एंड यहाँ पे अब आपको सिंपल एक सर्वर स्टार्ट करना है http.server। उसके बाद आप या तो स्टार्ट कीजिए, तो ये बाय डिफॉल्ट 8000 पोर्ट पे शायद स्टार्ट होगी, अगर आपने कोई पोर्ट मेंशन नहीं किया तो हमने किया, एंटर कर दिया, तो जी हाँ 8000 पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट जो है हमारी सर्वर स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको भैया कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसको एक्सेस करने के लिए सिंपली इस पे जाएंगे, हमारे विंडोज सर्वर पे जाएंगे, हम इसकी आईपी वापस डालेंगे, बट यहाँ पे आईपी के लास्ट में कॉलन दे के 8000 पोर्ट को डिफाइन करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे हमारे जो काली भैया हैं वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। अरे दिख जाओ काली, काली 8000 पे क्यों नहीं दिख रहा है, ये 8000 ही है ना यार। ओके, लोकल होस्ट करना पड़ेगा क्या, हमें HTTP लगाना पड़ेगा क्या भाई, डू वी नीड टू एंटर द HTTP, लेट्स सी। अरे भाई क्लिक तो हो जा, क्लिक ही नहीं होगा यार। चलो क्लिक तो हो रहा है अब,
तो यहाँ से भैया किया ने कॉपी, यहाँ से भैया ने किया पेस्ट, और यहाँ पे हम HTTP लगा देते हैं एक बार। पता नहीं HTTP सर्वर है तो थोड़ा टेंशन में हो रहा हो बेचारा। हाँ, तो इसलिए HTTP प्रोटोकॉल मेंशन करना जरूरी था यहाँ पे, फिलहाल इसमें ब्राउजर में जरूरी था, वैसे जरूरत नहीं थी। तो भैया आपकी यहाँ पे खुल गई, ओपन हो गई ये डायरेक्टरी, एंड यहाँ पे software.exe आ गया, इसको भी डाउनलोड कर लो, इसको भी सेव कर लो। ये रनिंग सिक्योरिटी स्कैन आएगा, फिर इसको भी एक्शन करो, मोर करो, रन करो, ओके करो। लिखा था दिस वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट सपोर्टेड, क्योंकि ये है भैया 64 बिट, इसलिए ऐसा लिख दिया था, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, हमारे पास 32 बिट वाला ऑलरेडी प्रेजेंट है। कैंसिल किया, क्लोज किया, डाउनलोड्स में चलेंगे, एंड हमारे पास दो पेलोड्स अवेलेबल हैं, 32 64, ठीक है। चलो ये तो हो गया, हमारा पेलोड आ गया। अब जब हमारा पेलोड आ चुका है तो अब हमें कुछ नहीं करना, इस सर्वर को बंद कीजिए। अब हमें चलाना है MSF कंसोल, खतरनाक वाला। गाइस मेटास्प्लॉइट में बहुत कुछ है, ये बहुत बेसिक अभी आज आपका शुरू हुआ है, बहुत ही बेसिक है ये, बहुत ही बेसिक उनके लिए जो इस बैच में बिल्कुल ही बिगनर हैं, क्योंकि सबको लेके चलना है। मेटास्प्लॉइट में बहुत चीज़ें बहुत डीप जाएंगे हम, याद रखिएगा। तो प्लीज़ डोंट मिस द थिंग प्लीज़। ओके, तो यहाँ पे हमने मेटास्प्लॉइट कंसोल स्टार्ट कर लिया। उसके बाद जब हम MSF कंसोल स्टार्ट कर लेंगे तो अब MSF कंसोल के अंदर भी बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत तरह का मतलब धक्का मुक्की है बहुत ज़्यादा। अब जैसे MSF कंसोल में आ गए भैया, ठीक है, तो अब जो है हमें एक हैंडलर यूज़ करना है, ठीक है। एक हमें एक्सप्लॉइट हैंडलर यूज़ करना है जो कि एक जेनरिक हैंडलर है, जिससे हम रिवर्स TCP कनेक्शन यानी विक्टिम से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाते हैं जिसके थ्रू। तो वो जो हैंडलर है वो है एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। एक जेनरिक मल्टी हैंडलर है जो बेसिकली किसी भी तरह के रिवर्स कनेक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ये मल्टीपर्पस है, ठीक है। जब आपने एक्सप्लॉइट को यूज किया तो याद रखिएगा एक्सप्लॉइट के साथ ऑलवेज पेलोड को कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। तो पेलोड जो है ये लिख रहा है यूजिंग कॉन्फ़िगर्ड पेलोड जेनरिक शेल रिवर्स TCP, यानी कि ये ऑलरेडी एक कॉन्फ़िगर्ड पेलोड है, जेनरिक पेलोड है, शेल रिवर्स TCP, उसी को भैया हमारे यूज कर रहे हैं। बट ऐसा तो नहीं है ना, हमें ये यूज नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, हमें एक पेलोड सेट करना है, खुद से सेट करना है भैया। तो हम सेट करेंगे सेट पेलोड। कौन सा पेलोड था हमारा, विंडोज वाला, आजा, ठीक है, एंटर कर दिया मैंने, अरे सेट पेलोड विंडोज, ठीक है, विंडोज मीटरप्रेटर रिवर्स TCP। अब हमने यहाँ पे x64 x86 क्यों नहीं डाला यहाँ पे हमने, क्योंकि x86 जो है बाय डिफॉल्ट हो जाता है आपका 32 बिट वाला, वो बाय डिफॉल्ट है। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इफ यू डोंट वांट यू कैन जस्ट लीव इट एज इट इज, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो विंडोज के बाद x86 लगा दीजिए, इफ यू डोंट वांट जस्ट लीव इट एज इट इज, ठीक है। तो हमने डाल दिया सेट पेलोड विंडोज रिवर्स मीटरप्रेटर रिवर्स TCP, दैट्स इट। अब यहाँ पे करते हैं शो ऑप्शंस। तो बेसिकली आपको ऑप्शंस दिखा देंगे यहाँ पे सारी, ये ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं कि आपने एक पेलोड कॉन्फ़िगर किया है, पेलोड का है विंडोज मीटरप्रेटर रिवर्स TCP। आपने क्या किया है, यहाँ पे एक एल होस्ट सेट करना है और आपको एक एल पोर्ट सेट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो सेट एल होस्ट करना है 192.168.29.118 एंड आपको सेट एल पोर्ट करना है 1234, जिस पे आपने स्टार्ट किया था, वो पेलोड जनरेट किया था। अब अगेन आप शो इन्फो करेंगे तो भैया शो इन्फो से आपको इसकी पूरी इन्फो शो हो जाएगी, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो, और शो ऑप्शन से आपको ऑप्शंस जो है वो शो करेंगे। अगर आप सिर्फ इन्फो भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है मल्टी हैंडलर की, वो इन्फो यहाँ पे शो हो जाएगी। जिसके अंदर आप रहेंगे इन्फो करेंगे वो इन्फो शो हो जाएगी, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हम करते हैं शो ऑप्शंस एंड यहाँ पे हमारा ये सारा सेट हो गया। अगर आपको विंडोज मीटरप्रेटर रिवर्स TCP के बारे में इन्फो चाहिए, सिंपली यहाँ पे इसको इन्फो कीजिए एंड यहाँ पे पूरा पेस्ट कीजिए, एंटर कीजिए, आपको इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि विंडोज मीटरप्रेटर रिवर्स TCP को किसने बनाया था। स्केप नाम के आदमी ने, SF OJ इन लोगों ने दिया हुआ था। इसकी पूरी डिटेल, इसके पूरे बेसिक ऑप्शंस क्या हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है।
तो ये तो हमने कर लिया। शो ऑप्शंस पे हमने देख लिया, सारा मामला हमारा सेट है, बिल्कुल एल पोर्ट सेट है, एल होस्ट सेट है, जिसमें हमें रिवर्स कनेक्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमें रिवर्स पेलोड भी सेट कर दिया, एक्सप्लॉइट हमने मल्टी हैंडलर यूज कर लिया, पेलोड हमने मीटर पीटर रिवर्स टीसीपी 32 बिट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया। अगर 64 बिट वाला रहता तो विंडोज x64 मीटर पीटर रिवर्स टीसीपी वाला सेट करना पड़ता। ठीक है, उसके बाद हमने एल होस्ट सेट कर लिया, जिस पे लिसन करेगा कनेक्शन, एंड एल पोर्ट जिस पे हमारा कनेक्शन लिसन होगा, जिस पोर्ट पे। जब ये कर दिया हमें भाई, तो अब हमें एक्सप्लॉइट करना है, बट एक्सप्लॉइट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट एंड एंटर। अब एक्सप्लॉइट एंटर कर दिया, अब यहाँ पे क्या रहा है, स्टार्टेड रिवर्स टीसीपी हैंडलर और 192, इसने एक रिवर्स टीसीपी हैंडलर स्टार्ट कर दिया। अब आपका काम है, इतना आपने कर दिया, पेलोड को पहले अपने पहले विक्टिम के पास भेज देना है। सोशल इंजीनियरिंग का यूज कीजिए, अलग अलग तरीके का यूज कीजिए, भेज दीजिए। उसके बाद रिवर्स टीसीपी शेल स्टार्ट कर देना है। उसके बाद कोशिश करना है विक्टिम इस पेलोड को एग्जीक्यूट करे, कैसे भी करके एग्जीक्यूट होना चाहिए। एग्जीक्यूट का मतलब है डबल क्लिक रन, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा गाइस, यहाँ पे आपको ये देखिए सेंडिंग स्टेज भेज रहा है। स्टेज जो मैंने आपको बताया था, वही छोटा पार्ट, पेलोड का छोटा वाला पार्ट। तो स्टेज भेजा, कहीं पे उसने सेट कर दिया स्टेज को, और वहां से पूरी पेलोड डाउनलोड कर ली, मतलब पूरी पेलोड ले ली, और वहां से हमें रिवर्स कनेक्शन दे दिया। भैया हम तो रेडी हैं उस सिस्टम पे, मजे करेंगे, हम पूरे सिस्टम की बैंड बजाएंगे। तो ये काम कर दिया बस। स्टेज देखो, मीटर पेटर सेशन ओपन होना। मीटर पेटर क्या है, मेटास्प्लॉइट के अंदर का एक कमांड लाइन इंटरफेस आप बोल सकते हो, एक शेल बोल सकते हो। मीटर पेटर इज द काइंड ऑफ शेल के अंदर एक शेल। तो हमारे पास आ चुका है भैया, अब हमारे पास उस सिस्टम का एक्सेस है, क्योंकि सेशन ओपन हो चुका है। क्यों भैया, कैसे है, तो sys info कमांड टाइप कीजिए, एंटर कीजिए, एंड इट विल शो दैट यू आर इन विंडोज 7 सर्विस पैक 1 सिस्टम। आइए विंडोज 7। अब इसमें कौन कौन से कमांड आप चला सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा तो आपके सारे कमांड्स यहाँ पे आ जाएंगे। आपको प्रिविलेज एस्केलेशन करना है, गेट सिस्टम है। अगर नॉर्मली गेट सिस्टम से प्रिविलेज एस्केलेशन हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो फिर पोस्ट मॉड्यूल्स वगैरह यूज में आते हैं, एक्सप्लॉइटेशन यूज में आते हैं, जो हम बाद में देखेंगे। वेबकैम वगैरह अगर है तो ठीक है, नहीं है भाई तो नहीं है। रिकॉर्ड माइक, डिफॉल्ट माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट। ठीक है, डेस्कटॉप वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे एक्सेसिबल डेस्कटॉप जो है उनको आप देख सकते हो। स्क्रीन शेयर कर सकते हो, स्क्रीन शॉट्स ले सकते हो, इफ़ यू वांट यू कैन टेक लाइक स्क्रीन शॉट। जैसे आपने अगर स्क्रीन शॉट लिया, फिलहाल ये वीएम में है तो आई डोंट नो वीएम में सही से काम करेगा कि नहीं, बट देख लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट आ गई है यहाँ पे आपकी। आई थिंक ये लेता तो चाहिए, बट देख लेते एक बार स्क्रीनशॉट कैसा आया। लेट्स ओपन द स्क्रीनशॉट। अरे ओपन हो जा भाई। अरे इतना टेंशन क्यों देते हो भाई। हाँ तो बढ़िया, ये स्क्रीनशॉट इसने ले ली। आपके जो विंडोज सिस्टम है उसके स्क्रीनशॉट है ये, ऑब्वियसली यू कैन सी हियर। तो ये सही से काम कर रहा है। कभी कभी कोई कमांड आपके नहीं भी काम करेंगे तो इतना टेंशन नहीं लेना है, टोटली टूल ही है बेचारा, जितना कर सकता है उतना करेगा आपके लिए। ठीक है, तो उतना थोड़ी सी दया दिखाइएगा आप भी। तो ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले ली इसने। उसके बाद आप गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो और भी कमांड्स हैं यहाँ पे, लाइक रीबूट वगैरह कर सकते हो, सिस्टम को शटडाउन वगैरह कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो सिस्टम, लाइक इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट अ कमांड वो कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे और भी हैं यहाँ पे। द मेन थिंग जो आई वांट टू शो, इवेंट लॉग क्लियर कर सकते हो उस सिस्टम के, जो भी इवेंट वगैरह हैं वही, मेंटेनिंग द लॉग्स, क्लियरिंग लॉग्स में आगे आपका नीचे आओगे यहाँ पे। दैट्स इट, ये सारे कमांड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। कॉपी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी वगैरह अपलोड वगैरह करना है, ये सब हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप उसको रन वीएनसी कमांड से आप उसका एक वो भी ले सकते हो, लाइक उसको आप ग्राफिकली भी देख सकते हो। इफ़ यू वांट रन वीएनसी मॉड्यूल चला के इट विल, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये देखो क्या कर रहा है, अपलोडेड द वीएनसी एजेंट टू टेम्प डायरेक्टरी। देखा, ये टेम्प डायरेक्टरी में दिखा है ना, वीएनसी स्टेजर एग्जीक्यूटेबल। देखा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक वीएनसी का स्टेजर है। देखो आ गया ये वीएनसी के अंदर में, टाइट वीएनसी के अंदर देखो विंडोज आपके ग्राफिकली आपका आ गया ये विंडोज। अब उस विंडोज पे जो भी होगा यू कैन सी लाइव हियर, लाइव। देखो ये ग्राफिकली आपका विंडोज यहाँ पे आ गया। ये देखो टाइट वीएनसी सेशन ओपन हो चुका आपका। ओके फाइन, एंड नाउ वीएनसी सेशन हैज स्टार्टेड। तो यू कैन जस्ट सी द ग्राफिकली, ये पहले वीएम में सही से काम नहीं करता था, इन्होंने फिक्स कर दिया है। तो ये यू गॉट इट।
तो इस तरीके से यू कैन जस्ट यूज द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। एक बार अगर आपने पेलोड को सही से एग्जीक्यूट करा दिया ना सामने वाले के उस पर, और वो सक्सेसफुली हो गया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। दैट्स वाई वी नीड आवर पेलोड टू बी फुली अनडिटेक्टेबल, पूरी तरीके से अनडिटेक्टेबल। मैंने क्लोज कर दिया वो वाला टाइट वीएनसी, यहाँ से कंट्रोल सी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको क्लियर हो रहा है ना, वीएनसी स्टेजर, वही स्टेजर है ये जो जा रहा है और वहां से बाकी चीजें को डाउनलोड कर लेगा। समझ में आ रहा है? एवरीवन गेटिंग? एवरीवन गेटिंग? कंसेप्ट गेटिंग? कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? बाकी चीजें तो साइड में चलो। देयर इज अ कंसेप्ट, वो कंसेप्ट आपको समझना है। बाकी चीजें आप प्रैक्टिकल तो बहुत आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल कोई भी कर लेगा, बहुत सारे इसके तरीके हैं। तो स्टेजर भेजा, अपलोड कर दिया एक टेम्पोररी फाइल में इस नाम की फाइल से rwxdthm, इसको आप मैनुअली डिलीट कर दोगे, आपका ये एक्सप्लॉइट रन करना बंद हो जाएगा, आपका एक्सप्लॉइट फेल हो जाएगा मैनुअली अगर डिलीट हो गई तो। समझ में आ गया? तो ये फिर से ये जो है, फिर ये जो हमारा जो है वो स्टार्ट हो चुका हमारा। दैट्स इट। अगर आप टेम्प डायरेक्टरी में जाओगे यहाँ पे भैया, इस टेम्प डायरेक्टरी में यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो ये फाइल आपको एक्चुअली मिल जाएगी। देखो देखो यहाँ पे रन चलाओ, रन। चलो टेम्प में चलते हैं। RH कुछ करके ऐसे कुछ फाइल होगी, वो मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं। तो R ये देखिए rwxdthm.exe, यही फाइल है, सेम फाइल इज देयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ भी आप देख सकते हो, ये चीज़ भी आप कर सकते हो इसके थ्रू। ये क्या किया मैंने? चलो ये हो गया। अभी सेशंस आपको देखने हैं, लाइक कोई सेशंस है क्या? अगर ऐसा कुछ, तो यहाँ पे अभी कोई सेशंस नहीं है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे बेसिकली। तो लाइक अगर कोई सेशंस होते तो यहाँ पे आपको दिख जाता, अगर कोई सेशन ऑलरेडी क्रिएटेड होता तो यहाँ पे आपको दिख सकता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने मान लो एक्सप्लॉइट चलाया, अरे यार, अच्छा फिर से वो पूरा फिर से करना पड़ेगा वो, ठीक है। और भी हम मल्टी सेशंस में आएंगे तो उसमें मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो वो सेशंस मतलब क्या होगा कि सेशंस को आप बैकग्राउंड कर सकते हो, मल्टीपल सेशंस क्रिएट कर सकते हो, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, एक बार में कई सारे सेशंस क्रिएट करके उनसे इंटरेक्शन कर सकते हो, ये सारी चीजें आपकी हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ मेटास्प्लॉइट। फिलहाल के लिए एक इंट्रोडक्टरी सेशन था आपका मेटास्प्लॉइट पे, ताकि आपको सब कुछ मेटास्प्लॉइट का बेसिक क्लियर हो जाए, ताकि एडवांस जब हम करें तो आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं हो, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये सारी चीज़ें हम क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए, एग्जिट करने में बड़ा मजा आता है इसमें, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन है आपसे, सबसे क्वेश्चन है ये, रीबूट करने के, मैं माइक का परमिशन दे रहा हूं, जल्दी से बताइएगा, रीबूट करने के कितने तरीके आपको पता है? किसी को पता है वन देन मोर वेज की सिस्टम को रीबूट करने का? एक से ज्यादा तरीका? सयान बताओ, माइक ऑन करके बोलना जो भी बोलना। init 6 and reboot। init 6 एंड रिबूट, ठीक है। और कोई? मोहित? सेम। हार्दिक बताओ, तुम बताओ। init था एक और ये, ठीक है। बट मेन चीज इज कि आपको पता है रीबूट और init 6 में दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो नेवर एवर थिंक कि आपका जो init 6 कर रहे हो वो रीबूट होता है, ओके। रीबूट एंड init 6 आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका टास्क ये है कि init एंड रीबूट इन दोनों में डिफरेंस आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आना है, ठीक है, कि क्या है। वैसे मैं बता दूंगा, बट स्टिल अगर खुद से आप एक्सप्लोर करो तो इट विल बी बेटर। तो आपका ये टास्क है, जस्ट मेंशन इट, डिफ्रेंशिएट, मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन init 6 कमांड एंड रीबूट, ठीक है। ये दोनों में आप डिफरेंस पढ़ के, ये थोड़ा सा छोटा सा ही डिफरेंस होगा, बट थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो आपको ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी इसकी, इस टास्क की। बस ये सिंपल सा टास्क है एक ये, एंड रिवाइज मेटास्प्लॉइट
एंड अर्लियर टॉपिक्स। ठीक है, तो ये बस आपके टास्क है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टास्क है, दैट्स इट फॉर नाउ। सो बस गाइज अभी के लिए फ़िलहाल इस सेशन को एंड करते हैं। शाम वाले सेशन को अटेंड जरूर कीजिएगा। शाम वाले सेशन में आपका नेटवर्क सिक्योरिटी का सेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा एंड आगे आने वाले टाइम में भी बहुत कुछ आने वाला है, तो जितनी प्रेजेंस होगी आपकी अच्छी है, आपके लिए अच्छा है। जो एक्चुअली में बहुत सिंसियर है वो प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक